अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। रीड विद अक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ अर्ज़ हाल मुस्तरद बाय माह आरा का लास्ट एपिसोड लेकर। और एपिसोड स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलते हैं एपिसोड की जानिब। वो सुबह ही भाई के रिसेप्शन के लिए मुल्तान से इस्लामाबाद पहुंचे थे और बाबा ने आधे घंटे आराम करने के बाद उसे ये कहकर यहाँ भेज दिया था कि जा कर रहबर की आज की तकरीब में काम संभालने में मदद करो। यहाँ आया तो पता चला कि रहबर यहाँ सिरे से मौजूद ही नहीं था। वो चैनल गया हुआ था कोई शो रिकॉर्ड करवाने। उसे भाई पर यकीन न आया, यानी आज के दिन भी। हाँ, यहाँ उसे अफाक भाई मिल गए थे। उनसे उसने पूछा कि अगर कोई काम है तो उससे बता दे, जिस पर वो हंसते रहे थे। वो यूं ही उसके लाडले होने का बचपन से मजाक उड़ाया करते थे। कुछ खफीफ सा होकर वो पेंट की जेबों में हाथ उड़ाता भाई का बनाया गया ये घर देखता रहा। यहाँ वो घूम रहा था। ये जगह घर जैसी ही थी, ना कि किसी इदारे जैसी, सिवाय एक चीज़ के कि यहाँ हर काम बहुत मुंजम तरीके से होता था। हर रिकॉर्ड रखा जाता था। लाइब्रेरी का एक कोना फाइलों से भरा हुआ था। उसे अच्छी लगी थी ये जगह और उसके मकीन। मेहरजाद क्या कर रहे हैं? वो लाइब्रेरी से निकल रहा था जब उसे जीना ने पुकार लिया। कुछ नहीं, बस घर देख रहा था। आए मेरे साथ, मुझे हेल्प चाहिए। बहुत सी फेरी लाइट्स अपने गर्दन के गिर्द फंसाए वो उसे मसरूफ सी बुला रही थी। ये लाइट्स उस दरख्त से वहाँ उस दीवार तक लगानी है। वो उसके पीछे असबात में सर हिलाता लोन में चला आया था, जहाँ जीना ने उसे एक ऊंचे से दरख्त से दीवार तक इशारा करके काम बताया था। मैं लगाऊं? वो कुछ भी यकीन हुआ। जीना ने असबात में सर हिलाते स्टूल आगे किया और फिर उसका तज़्बुज़ मुलाहिजा किया। अदबा भी आनी के साथ है, वरना उसकी लंबी हाइट ही किसी काम आ जाती। चलें, कोई नहीं, गजीन आता है तो मैं उसे कह दूं। जीना जैसे कुछ मायूस हुई। मैं कर रहा हूँ, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं। मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा था कि ये सब काम तो वेडिंग प्लानर्स नहीं करते। उसने फ़ौरन ये काम किसी और को देने की बात पे तरदीद करते उसके हाथ से फेरी लाइट्स ले ली और स्टूल पर चढ़कर जो उसके कदम रखने पे कुछ लड़खड़ाया था और जीना ने दोनों हाथों से उसे थाम लिया। तो मैं हूँ ना वेडिंग प्लानर, मैं कर रही हूँ। अब वो सर ऊंचा किए स्टूल पर चढ़े मेहरजाद को बता रही थी। नहीं, आई मीन प्रोफेशनल। अफाक भाई ठीक मजाक बनाते थे उसका। भाई का पता नहीं आपको? इतने के लिए भी बहुत मुश्किल मनाया है उन्हें मैंने। जीना ने हाथ बढ़ाकर अपने गर्दन के गिर्द लपेटी फेरी लाइट्स उसे थमाना शुरू कर दी। भाई भी अजीब ही हैं। पीर बाबा के बेटे की शादी और ऐसे हो रही है। यहाँ 1000 लोग भी बुलाए जाते तो कम था। तारे दरख्त के साथ कसकर बांधता वो इजहार ख्याल कर रहा था। पता है, फरमान भाई की शादी पर 5000 लोग तो कम अज कम मदऊ थे और हफ्ते भर का जश्न अलग। शादी थी ये जलसा। जीना को अफराद की तादाद सुनकर जोजरी आई। हमारे यहाँ शादियाँ भी सियासी जलसे ही होती हैं एक तरह से। वो मुस्कुराया। चलें, आप अपनी शादी पर बुला लीजिएगा इतने लोग, उसने तसल्ली देना चाहिए। ज़रूर। नजरें झुकाकर उसने नीचे खड़ी लड़की का चेहरा देखा और जैसे हामी भरी। आप आई नहीं मुल्तान, हम इतना कह कर गए थे। उसे एक और बात याद आ गई। जीना, ये केटर ने बंदा भेजा है, देखो क्या कह रहा है। अरे, हमारे शाह साहब को किन कामों पर लगाया दिया तुमने? जीना के जवाब देने से कबल अफाक वहाँ आ निकला और मेहरजाद को स्टूल पर चढ़े देखकर जुमला कसना अपना फर्ज समझा। मेहरजाद मेरी मदद कर रहा है, वो सादगी से कहती। केटर के सिमत मुड़ गई। आपने कभी खुद उठकर पानी भी पिया है बरखुरदार? क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं अफाक भाई? उसने उस तरफ का काम होने के बाद स्टूल से उतरते कुछ खफगी से अफाक को देखा। शुक्र है उन्हें उसकी टांगे खींचते जीना ने नहीं सुना था। अब शाम ढल आई थी। वो छोटा सा बंगला जगमगा रहा था। वहाँ मौजूद लोगों की आंखों की मानिंद, उनकी मुस्कुराहटों के मानिंद। जीना, गजीन बुला रहा है, तुम्हारी बरकी कुमकुमा में कुछ मसला है। रहबर सफ़ेद शलवार कमीज में गिरेबान के 2 बटन बंद करता मसरूफ सा उस दरवाजे के सामने रुका जिसके मुतालिक सुमन ने उसे बताया था कि जीना वहाँ है। पर अंदर के मंजर पर नज़र जो बेइरादा उठी थी उलझ बैठी, कुछ ऐसी उलझी कि उसे लफ्ज़ गायब हो गए। सिंगर मेज के सामने रखे छोटे से स्टूल पर अनका बैठी थी, मुकम्मल तैयार। शेफोन के सुर्ख पैरों को छूते अंग रखा पर सुर्ख रेशमी धागे का काम था जो तंग कलाइयों तक आते आस्तीन, गले और दामन पर बहुत ऊपर तक किया गया था। दुपट्टे के बॉर्डर पर भी वैसा ही काम था और दुपट्टा कुछ इस अंदाज से सामने क्यों गुजार कर सेट किया गया था कि कंधे पर मौजूद हम रंग
बेल्ट छुप जाए, बाल कुछ घुंघराले करके खोल रखे थे। गर्दन में हलीमा चाची का दिया हुआ भारी गुलेबंद मौजूद था और दोनों हाथों में 2 भारी भारी कंगन थे और उसकी दी हुई वो एक अंगूठी। उसके गिर्द घर की सारी बच्चियां छोटा सा हजूम लगाए खड़ी थी और वो हाथ में पकड़ी आई शेडो किट से अपने सामने आंखें मूंदे खड़ी खदीजा के आंखों पर ब्रश फेर रही थी। वो एक मुकम्मल मंजर था, एक खूबसूरत मंजर। वो यूं ही खड़ा रहता अगर फिजा उसे देखकर उसके पास आकर उसका हाथ थामकर उसे खींचकर अपनी तरफ मुतवज्जा न करती तो। ख्वातीन, आप सबकी तैयारी पूरी नहीं हुई अब तक, नीचे सब मेहमान आ गए हैं। फिजा की सिमत मुस्कुराकर देखते उसने जैसे एलानिया सा सबको अपनी तरफ मुतवज्जा किया। हालांकि आज की इस तकरीब में मेहमान था ही कौन। अनका ने निगाह खदीजा के चेहरे से हटाकर उसकी सिमत उठाई तो उसे उसकी आंखों का काजल नज़र आया, यानी कि आज फिर उस दश्त की हदबंदी का मुकम्मल इंतज़ाम कर रखा था। हालांकि जो मुसाफिर उसमें आ भटका था उसने जाना ही कहाँ था, वो कहीं और जाना चाहता भी कब था। मेरा लिपस्टिक रहती है भाई, खदीजा ने आंखें बंद किए हुए दुहाई दी। आंखें खोलती तो मेकअप खराब होने का खतरा था। लाओ मैं लगा देता हूँ, उसने हाथ आगे करते कदम बढ़ाए। नहीं, तुम खराब कर दोगे, और वो सीटी सी आवाज़ में चीखती सिंगार में सजा लगी। 7 साला खदीजा अपने बच्चों के लहजे में बोलती कम और चीखती ज़्यादा थी। अब इन मोहतरमा से तो कम ही खराब करूँगा मैं। क्यों फिजा, तुम लगवाओगी ना? रहबर ने गर्दन झुकाए अपनी उंगली थामे खड़ी फिजा से पूछा, जिसने झट असबात में सर हिलाया। 6 साला फिजा इस्लाम से बड़ा फैन रहबर उस्मान का दुनिया में कोई नहीं था। उसने आगे बढ़कर सिंगार मेज से एक लिपस्टिक उचक ली और करीब ही एक और स्टूल पर बैठते फिजा को अपने सामने खड़ा किया। कॉटन बड की मदद से एक ही लिपस्टिक से उसने उसकी होठों, आँखों और गालों को गुलाबी रंग से सजा दिया और फिर उंगलियों की मदद से जिल्द में ठीक से जज़ब किया। फिजा का रंगीन चेहरा देखकर बाकी सब बच्चियां भी रहबर के गिर्द जमा हो गई। आनी बहुत फीका फीका रंग लगा रही थी। एक ही लिपस्टिक से सभी के चेहरे रंगते सबको 5 मिनट में खुश करके बाहर भेजा। सब हो गया या आपका भी कुछ रहता है? अब वो उसकी तरफ मुतवज्जा था, आंखें मुस्काती थी, लहजा रक्सा था। बस 1 सेकंड। अनका ने झुककर सिंगार मेज के निचले दराज से अपने जूते बरामद किए। बहुत नफीसी सुनहरी हील। खातून रहम, खुद पर नहीं तो मेरे हाल पर ही कर लें। एक कंधा पहले ही बेल्ट में जकड़ा हुआ है और आप दूसरे की तैयारी कर रही हैं। रहबर को 4 इंच की उस बारीक हील से खौफ आया। जूतों की डोरी बांधते उसे खुशमगीन नजरों से घूरती वो उठ खड़ी हुई थी, यानी उसे लगता था वो हील में नहीं चल सकती। एक कदम आगे आई तो रहबर ने अपनी कोहनी थामने को आगे बढ़ाई। इसलिए नहीं थाम रही कि मैं हील में नहीं चल सकती। कुछ चेहरे के जाविये बिगाड़ते एहसान धरते उसने कोहनी थाम ली, पर साथ वाज़ेह भी कर दिया। बस उसका दिल चाह रहा था। मुझे आपकी सलाहियतों पर कभी कोई शुबा नहीं रहा मादाम। साथ चलते वो कमरे से निकल आए थे। रहबर के घर के लॉन में इस वक्त वैसी ही रौनक थी जैसे किसी घर में खुशियाँ उतर आई तो होती हैं। वहाँ मौजूद अफराद की वो मुख्तसर तादाद खुश थी। बातें, मुस्कुराहट और कहके। बागीचे में जगह जगह कहीं कुर्सियाँ रखी गई थी तो कहीं घास पर गांव तकिए भी बिछे थे। सब अपनी अपनी सहूलत से अपनी मर्जी की जगह पर बैठे खुश कलामियों में मसरूफ़ थे। उन सब के दरमियान बच्चों और जीना का वो छोटा सा टोला डफ, छोटी सी ढोलक हाथ में लिया अब्दुल्ला की गाए गाने पर अपनी अपनी मर्जी के रक्स के स्टेप करते खूब हल्ला गुल्ला कर रहा था। सब बच्चों के रंग बिरंगे गरारों जैसा ही गरारा जीना ने भी सफ़ेद रंग में जेबतन किया हुआ था। अब्बा ने ये कहकर ये थीम फॉलो नहीं की थी कि उसके पैर गरारे के पांचों में अटक कर उसके गिराते रहेंगे और वो जख्मी होना नहीं चाहती। वो चूड़ीदार लंबी कमीज़ में मलबूस थी। अब्दुल्ला के गाए गाने के बोल जश्न के तर्जमाने नहीं करते थे, पर उसका अंदाज़ करता था। फ़ारसी बोलने वाले जश्न में भी हज़न को याद रखते थे, उसे खुशियों में ढाल लेते थे। चश्म तो शब सतारो बारान, आसमान शदा खलासा दरआन। तुम्हारे आँखों में टूटे तारों की चमक है और आसमान उन आँखों में आसमाया है। जीना घास पर घुटनों के बल बैठी बच्चों के कद के बराबर आती उन्हें अंदाज में हाथों को हरकत देती मुसलसल हंस रही थी। वो सभी हंस रहे थे। दरख्त जिस पर बरकी कुमकुमे जुगनों की मानी जगमगा कर
रहे थे। उसके तले बिछी कुर्सियों पर शाह अली और रहबर विराजमान थे। वो रहबर को इलाके में होती पेशरफत के मुतालिक आगाह कर रहे थे, मेहरान की हर मामले से लाताल्लुकी और अदम दिलचस्पी के मुतालिक भी, कि कैसे उन्होंने अब सब संभालना पड़ रहा था। रहबर ये सुनते हुए सोच रहा था, मेहरान को उसने खुद फ़ोन करके दावत दी थी और वो नहीं फिर भी आया था। उसकी माजरत में कुछ बहुत अजीब सा था, जैसे वो खुद को उस तकरीब के काबिल ना समझता हो। वो चाहता था मेहरान उसकी खुशी में शामिल होता। वो अगर मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ा था तो मुस्कुराते वक्त में भी रहबर उसे अपने साथ देखना चाहता था। इन दोनों से कुछ फासले पर कियारों के पास बिछी ऐसी ही कुर्सियों पर अफ़ाक की वालिदा अनका और मेहरबानो बैठी थी। अफ़ाक की वालिदा से ज़्यादा खुश आज शायद रहबर खुद भी नहीं था। अनका और मेहरबानों की तवज्जो इंजॉय करते घर के बच्चों पर थी, जिनका अनका एक एक करके तफसीली तारुफ मेहरबानों से करवा रही थी, जिसे वो बहुत दिलचस्पी से सुन रही थी। वो हल्के आसमानी रंग के शलवार सूट में मलबूस थी, फूलदार दुपट्टा चादर ही की अंदाज में और रखा था। कुछ मज़ीद फासले पर हलीमा और महरजाद मौजूद थे। दोनों की नज़रें भी लॉन के दरमियान मौजूद उस छोटे से जमघट्टे पर जमी थी। अब्दुल रहमान ने उंगली में बंधे रुमाल को खास पश्तो अंदाज में रक्स करते गोल घूमते घुमाया तो जीना ने यूं ही घुटनों के बल बैठे उसे सर हराने के लिए 2 उंगलियां होठों में दबाते सीटी बजाई। मन अस तमाम दुनिया शबीब दम तोरा का दीदम, मैंने इस रात सारी दुनिया तर्क कर दी जब मैंने तुम्हें देखा। हलीमा ने महब्बत से उस लड़की को देखते अपने बेटे को देखा। बहुत प्यारी बच्ची है जीना, कुछ मख्फी मायने खेजी से महरजाद को मुखातिब किया। बहुत, उसने साबका महवियत से तायद की और हलीमा हंस दी। मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं। वो माँ के अंदाज पर गड़बड़ाया और फिर उनके मुसलसल हंसने पर खुद भी हंस दिया। मुतारुफ सा, मियाँ चश्म मस्तम जहाँ हांद दीदम तोरा के दीदम, तुम्हारे चश्मे मस्त में मैंने क्या नहीं देखा जब तुम्हें देखा। अदबा अपना कैमकोडर थामे कैमरे की आंख से सब महफूज कर रही थी। यह नया कैमरा था जो उसे ठीक से समझ नहीं आ रहा था। वो कैमरे से उलझती बूफे टेबल के पास खड़ी इंतजामियात देखने गजीन के पास रुकी और उसे कैमरा थमाते कोई सवाल किया। उसने चंद बटन दबाए और वो अमल उसे समझाते उसे कैमरा वापस किया। गजीन ने वही रिवायती सियाह शलवार कमीज़ पहन रखी थी जिसे वो अक्सर ही पहनता था। हाँ, ये नई थी और रहबर ने अपने कपड़े लेते उसके लिए ली थी। जीना ने उन्हें तकते उस घुंघराले वाले बालों लड़के को देखा तो आँख के इशारे से उसे रहबर को लेकर उन सब के साथ शामिल होने को कहा। वो गर्दन नफ़ी में हिलाता वहीं खड़ा रहा। वो खुशी गमी सबका इजहार खामोश रहकर करने वालों में से था। महरजाद ने जीना को गजीन के इनकार पर कुछ मुंह बनाकर सर झटकते देखा तो खुद ही उठ खड़ा हुआ। गम तोरा एहमान शब के दिल सपरदम बहजान खरीदम, तुम्हारा गम उस शब मैंने जाना के बदले खरीदा जब तुम्हारा सुपुर्द अपना दिल किया। आप लोग अपनी बोरिंग बातें फिर कभी कर लीजिएगा, आज मौका नहीं है। वो रहबर और शाह अली तक आया और दोनों को कोहनियों से पकड़ के अपने साथ खड़ा कर गया। भाई और बाबा भी जाने कब से बैठे क्या ही बातें कर रहे थे। वो तीनों भी वहाँ उन सब के साथ ही आ खड़े हुए तो जीना भी उठ खड़ी हुई। उसके सफ़ेद गरारे पे घुटनों के पास घास के सब निशान वाजे थे, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। शाह अली हंसते हुए उन सब पर चंद नोट वारते वापस अपनी जगह बैठने चले गए। उनके करीब से जब अनका मेहरबानों को घर का अंदरूनी हिस्सा दिखाने के लिए गुजरी, उसे रुकना पड़ा कि उसकी एक कलाई रहबर के हाथ में थी। मेहरबानों आगे बढ़ चुकी थी। उसने सवालिया सा उसे देखा जो एक हाथ से कोई स्टेप लेता दूसरे से उसका हाथ थामे हुए था। उसे इशारे से शामिल होने को कहा। वो नफ़ी में सर हिलाने ही लगी थी कि उसकी कोई बात सुने बगैर उसने उसे अपनी तरफ खींच लिया। ज़्यादा नहीं तो कम से कम उसका हाथ उठाया उसे वैसे ही घुमाया ज़रूर सकता था जैसे कभी असेंबली के उस डिनर पर घुमाया था। आज उसकी सुर्ख फ्रॉक भी उस सियाह फ्रॉक की तरह वैसे ही उसके वजूद के साथ घूमी। 2-3 दफ़ा अपना अमल दोहराकर बिलाखिर अनका की सख्त तादीबी नज़र पर उसे जाने दिया। उस मुख्तसर से रक्स पर सबकी तालियां बेक वक्त गूंजी। उसे खफीफ सा अंदर की सिमत बढ़ते देख मुस्कुराते वो बाकी सबकी सिमत मुतवज्जा हुआ। शुक्र उस दफ़ा हील से तवज्जो नहीं की थी।
من از تمام دنیا شبی بریم تورا کہہ دیدم میان چشم مستد چہ ہان دیدم تورا کہہ دیدم۔ عبداللہ کی آواز اس سارے شور میں اب بھی واضح تھی۔ انکا واپس لون میں آئی تو رہبر بہرام سومرو سے مل رہا تھا۔ ان کے ساتھ ایک نوعمر نوجوان کھڑا تھا جس کا تعارف وہ رہبر سے کروا رہے تھے۔ وہ اس کا بھائی تھا عمر۔ وہ بہرام سومرو سے بہت مماثل تھا۔ تو غم طور آہم شک کے دل سپرد دم بے جان خریدم قسم بے جان تو من بہ جان رزدم تورا کہہ دیدم۔ قسم تمہاری مجھے زندگی تب ملی جب میں نے تمہیں دیکھا۔ وہ انکا کو اپنی طرف آتا دیکھ خود ہی عمر کو لیے اس کے سمت قدم بڑھا گئے تھے۔ کراچی میں پارٹی کے کسی اہم اجلاس کے سبب وہ بہت جلدی نہیں آ پائے تھے، پر انہیں آنا تو تھا۔ اسے گلے لگاتے، اس کے بالوں پر ہونٹ رکھتے، ان کی آنکھیں نم تھیں۔ وہ اس کے نکاح میں شامل نہیں رہے تھے، پر اس کے رخصت تو کر سکتے تھے۔ اس کی زندگی کا کوئی ایک بڑا جشن میں وہ شامل ہو سکے، ان کے لیے یہ بھی بہت تھا۔ آج عرصے بعد عمر کو انکا سے ملواتے انہیں لگ رہا تھا بہت کچھ کھو کر بھی زندگی ادھوری نہیں تھی۔ آج سمن رات کے کھانے پر ان کی طرف آئی ہوئی تھی۔ کھانے کے فوراً بعد ہی رہبر اپنے پروگرام کی تیاری کے لیے معذرت کرتا اٹھ گیا تھا، اور انکا سمن کو رخصت کر کے 1 گھنٹے بعد کمرے میں آئی تو رہبر کو پلنگ پر نیم دراز ٹیک لگائے لیپ ٹاپ پر محبوب پایا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، مسکرایا اور پھر توجہ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر مرکوز کر لی۔ اسے 1.5 گھنٹے میں لائیو آنا تھا، جس کے لیے اگلے 30 منٹ میں اس کا گھر سے نکلنا ضروری تھا۔ انکا واقف تھی وہ مصروف ہے، لیکن وہ مزید اب یہ ایک بات خود تک نہیں رکھ سکتی تھی۔ انہیں ساتھ رہتے اب ہفتے ہو چلے تھے۔ رہبر اور بہرام سومرو اس پر حملے کی تحقیقات کے متعلق اب بہت سنجیدہ تھے۔ چند دنوں میں وہ بات جو وہ چھپا رہی تھی اسے کہیں اور سے پتہ چلتی تو یہ غلط ہوتا۔ بہتر تھا وہ خود بتا دے۔ کچھ دن اس نے صحیح وقت کا انتظار کیا اور وقت نہیں آیا۔ بالآخر یہ فیصلہ کیا کہ اب جب وہ مصروف تھا، آدھے گھنٹے میں اسے نکلنا تھا، وہ اس سے بتا دے کہ صحیح وقت کوئی نہیں ہوتا، وقت تو صحیح بنانا پڑتا ہے، اپنے فیصلوں سے، اپنے عمل سے۔ وہ رہبر کے طرف پلنگ کے کنارے اس کے قریب آ بیٹھی۔ رہبر نے کچھ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، یہ واضح تھا۔ کچھ بتانا تھا تمہیں، پہلے بتا دینا چاہیے تھا، نہیں بتا پائی، سو اب بتا رہی ہوں۔ انکا نے کوئی تمہید نہیں باندھی۔ ان کے تعلق میں تکلفات اضافی تھا۔ اب کون سا انکشاف رہ گیا ہے مجھ ناتوا پہ کرنے والا؟ لیپ ٹاپ ایک طرف رکھتے وہ مکمل متوجہ ہوتے، گہری سانس لیتے، کچھ دہائی دینے کے انداز میں گویا ہوا۔ انداز جتنا بھی غیر سنجیدہ ہو، پر وہ پریشان ہوا تھا، کیونکہ واقف تھا کہ مقابل کے انکشاف کس نوعیت کے ہوتے ہیں۔ پہلی مرتبہ سالم ادبا نکل آئی تھی، اور دوسری دفعہ بہرام سومرو۔ رہبر نے جسے خود کو اسی نوعیت کے تیسرے انکشاف کے لیے تیار کیا۔ حاضرہ مائی کا کیس، مجھے مہران نے دوبارہ دھمکایا تھا کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں، لیکن جو بات انکا نے کہی تھی وہ اس سے کئی مختلف تھی، جس کی توقع وہ کر رہا تھا۔ تم نے بتایا کیوں نہیں مجھے تب؟ وہ بے یقین ہوتا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اور اب پولیس کو کیوں نہیں بتایا؟ اندھیرے میں رکھنا ایک بات تھی اور روشنی چھین لینا دوسری۔ یہ بات دوسری زمرے میں آتی تھی۔ یہ پہلی پیشی کے وقت کی بات ہے۔ مجھے لگا وہ محض دھمکا رہا ہے۔ پھر ان دنوں ہمارے درمیان جو مسائل، اس کے رد عمل کی شدت دیکھتی اپنے دفاع میں بس اتنا ہی کہہ پائی، اور اس کی بات مکمل ہونے سے قبل اچک لی گئی۔ تمہاری جان سے زیادہ اہم تھا وہ مسائل، وہ بس چیخا ہی نہیں تھا۔ میں لے کر آیا تھا یہ کیس تمہارے پاس، تم نے مجھے کیسے نہیں بتایا؟ تمہیں اندازہ ہے اس حادثے نے ہمیں کیسے پل پل مارا ہے؟ میں، زینہ، ادبا، اور تم نے مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا؟ اسے ضبط جوڑنے میں شدید دقت ہوئی۔ انکا کا کندھا اب بھی بیلٹ میں جکڑا ہوا تھا، زخم ابھی بھرا نہیں تھا۔ وہ اسے بتا رہی تھی کہ جو مجرم تھا وہ اسے چھپائے ہوئے تھی۔ وہ جیسے مجھے ہاسپٹل لے گیا، پھر خون دیا، ہو سکتا ہے اس نے نہیں کیا، بس اسی لیے۔ رہبر کے لہجے میں اپنے لیے مایوسی محسوس کرتے اندر کوئی گوشہ دل تاریک ہوا تھا۔ تمہارا باپ نے پورے صوبے کی پولیس کو پاگل کیا ہوا ہے اس کیس کے پیچھے، اور تم اتنے اہم لیڈ چھپا کر بیٹھی ہو، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ تم کر سکتی ہو۔ اس کے ٹھیک بازو کی کوہنی تھامے سختی سے کہتے انکا کو بات کی سنجیدگی کی نوعیت کا احساس دلانا چاہا۔
वो अपनी जान को इतना मामूली कैसे गर्दान सकती थी? शायद इसलिए क्योंकि उसने रहबर को उसके दाइम हिस्से के खदशे के तहत खुद ज़िंदगी से इनकारी होते नहीं देखा था। मेरी गलती है, मुझे तुम्हें इन्वॉल्व भी नहीं करना चाहिए था। पता नहीं क्या सोच रहा था मैं। उसे अब अनका के बजाय खुद पर गुस्सा आया, शदीद गुस्सा। ये एक अमल था जिस पर वो रोज़े अव्वल से पछता रहा था, जो हर बार उसे मज़ीद परेशान होने पर मजबूर कर देता। और मैं गधों की तरह उसे अपने रिसेप्शन पर बुला रहा था। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। हर बात गुस्सा दिलाती थी, हर बात पे पेश आ रहा था। आई एम सॉरी। इस दफ़ा उसने कोई तवील नहीं दी थी। उसने गलत किया था, वो ठीक कह रहा था। अपने हाथों में उसके दोनों हाथ थामते रहबर की आंखों में देखा और वो 3 लफ्ज़ कहे जिनके शायद मायने उसकी गलती से कहीं हल्के थे, पर फिल वक्त उसका नादिम होना यही जता सकते थे। वो अपने हाथ छोड़ाता मजीद कुछ कहना चाहता था जब साइड टेबल पर रखा उसका फ़ोन बज उठा। ये कज़िन का फ़ोन होगा, वो जानता था, जो ये इत्मीनान करने के लिए किया गया होगा कि वो रवाना हो गया है। मुझे जाना है, बट वी आर नॉट डन। बल्कि रुको, मुझे आज बता ही दो, मज़ीद क्या क्या छुपाया हुआ है तुमने? वल्लाह मैं आए रोज़ के झटके का मुतहमिल नहीं हो सकता। वो इरादा बदल कर हाथ बांधे उसे सवाली नज़रों से देखता रह गया। बराह रास्त प्रोग्राम को देर हो रही थी तो होती रहे, पर ये सवाल उसे अब कर लेना चाहिए था, बहुत हो गया था। जवाब में उसने उसके खफकी भरे चेहरे को देखते धीरे से नफ़ी में सर हिलाया और रहबर का घूमा हुआ सर मज़ीद घूम गया। नहीं बताओगी? यानी हद हो गई थी अब। मैं कह रही हूँ मज़ीद कुछ नहीं छुपाया है, यही आखिरी बात थी। अब के उसने भी आंखें सुकेड़ी, यानी ठीक है वो शर्मिंदा थी, पर अब ज़्यादा हो रहा था। देर हो रही है मुझे। बकिया झगड़ा घर वापसी के लिए रखकर वो उसके पहलू से गुजरता चला गया था। अनका गहरी सांस लेती पलंग के किनारे टिक गई थी। वो उसके ऐसे ही रद्द अमल की तवक्को कर रही थी। मुल्क के हालात फिर कुछ उस नहज पर पहुंचे हुए थे कि उसे 11 बजे अपना शो ख़त्म करने के बाद भी बहुत देर तक लाइव ट्रांसमिशन में बैठना पड़ा था। सुबह उसकी वापसी 10 बजे के करीब हुई थी। जूस का गिलास पीकर वो सोने चला गया था और अब सवेरे के 3 बजे उसकी आँख खुली थी। ताज़ा दम होकर वो नीचे आया तो यहाँ के खामोशी बताती थी कि जीना कहीं बाहर गई हुई है। अनका और अदबा की मौजूदगी भी इतनी ही खामोश होती थी जितनी उनकी गैर मौजूदगी। साथ रहते ये अंदाज़ा उसे खूब हो गया था और कुछ आदत भी। बामगाह के दरवाजे की चौखट से कंधा टिकाए उसने मलहका किचन का स्लेब एक ठीक हाथ से रगड़ती अनका को देखा और जैसे उसे गुज़िश्ता शब की सारी खफ की याद आ गई। वो कुछ देर नज़र वहीं जमाए खामोशी से खड़ा रहा। जब अदबा अपने कमरे से तैयार सी बैग पैक कंधे से लटकाए निकली और रहबर को दरवाजे पर टिका देखकर चौखट की दूसरी सिमत उसी अंदाज में अपना कंधा भी टिका गई। वो उस वक्त अपनी कंप्यूटर क्लास के लिए घर जा रही थी, जो यहाँ से बस 5 मिनटों की पैदल मुसाफिरत पर था। रहबर ने उसे देखकर सवालिया नज़रों में आबरू उचकाए अनका की सिमत इशारा करते उस बेवक्त सफाई सुथराई की मुतालिक पूछा। वो समझ नहीं पाया कि वो एक हाथ से किचन के स्लेब उस कदर दिल जमई से क्यों रगड़ रही है। स्ट्रेस किलिंग, अदबा ने मामूल के अंदाज में इतला दी। वो उन गुज़री महीनों में साथ रहते माँ को किसी बात से परेशान होकर यूं ही घर के कोने रगड़ते देखने की आदत हो गई थी। रहबर ने समझते हुए सर हिलाया और नज़रें फिर सवालिया कर ली कि उस स्ट्रेस किलिंग के पीछे का फर्मा वज़ा से वह नावाकिफ़ था। जीना की टिकट्स कंफर्म हो गई हैं। उस जवाब पर रहबर ने ओह की सूरत मुँह गोल किया। वो सब जानते थे कि वो जितना पोशीदा रखें, पर वो जीना के इतने अरसे अकेले इतनी दूर जाकर रहने के ख्याल से कुछ मस्तरब थी। आपको क्या हुआ है? एक तिरछी गहरी नज़र उसके चेहरे पर डालते पूछा। मुझे क्या होना है? वो नहीं समझा। सुबह से मुँह फुलाए घूम रहे हैं। ऐसा नहीं है। उसने उतने ठीक तजुर्बे की नफ़ी की। शोर, अदबा ने कंधे उचकाए कि नहीं बताना चाहते तो ना सही। मैं जा रही हूँ। बैग पैक के स्ट्रेप मुट्ठियों में जकड़े वो सीधी हुई और ज़रा ऊंची आवाज़ में एलानिया सा कहा। अनका ने मुड़कर देखा तो उन दोनों को दरवाजे के पास खड़ा पाया। वो न जाने कब से वहाँ खड़े थे, उसे पता क्यों नहीं चला। पहुंचकर मैसेज करना, दोनों ने एक आवाज़ में ताकीद की। राजर, वो कहती मरकज़ी दरवाजे की सिमत मुड़ गई।
चाय बनाऊं तुम्हारे लिए? रहबर को देखते अनका को याद आया कि वो रात कितना नाराज़ था। अमन के सफ़ेद झंडे के तौर पर ये चाय की पेशकश की, जिसके जवाब में रहबर ने उसे कुछ उन नज़रों से घूरा कि तुम्हारा कसूर चाय की एक प्याली से कहीं ज़्यादा बड़ा है। वो नाराज़ था। वो कुछ मुस्कुराते हुए दोबारा स्लेब की जानिब मुतवज्जा हुई। चंद मिनटों बाद सफाई से फारिग होकर चाय की पतीली आंच पर रख दी। अंदाज में एक मान सा था कि वो उससे मना लेगी कि वो उससे ज़्यादा देर नाराज़ रह नहीं सकता था। ठीक भी था। बीबी साहब, शाह मेहरान आए हैं। अभी वो चाय के 2 मग ट्रे में सजा ही रही थी कि सुल्तान ने आकर इतला दी। रहबर से हर इख्तिलाफ के अब भी मौजूद होने के बावजूद वो उस घर में अनका के साथ काफ़ी खुश थे। ये घर उन्हें सकीना उस्मान के घर की याद दिलाता था। कहाँ है? वो घूमकर खिड़की की तरफ आई, जहाँ से लॉन में एक इजाफी गाड़ी खड़ी नज़र आ रही थी। खिड़की का शीशा बंद होने के सबब वो गेट खुलने और गाड़ी के अंदर आने की आवाज़ नहीं सुन पाई थी। ड्राइंग रूम में बिठाया है, आपके खाविन से मिलना चाहते हैं। अनका की फिक्र से बरक्स सुल्तान ने शाह मेहरान को इतनी ही इज्जत से बिठाया था जितनी वो हवेली के किसी भी फर्द को देते सिवाय रहबर के। मैं देखती हूँ, आप रहबर को बता दें। वॉश बेसिन से हाथ धोते, पेपर टॉवल से सुखाते वो ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गई। रहबर के गुज़िश्ता सबके रद्द अमल के बाद वो आज मेहरान के यहाँ आ जाने पर परेशान हुई। उसे मामला संभालना था। अस्सलामुअलैकुम। मेहरान, जो सिंगल सोफे पर कुछ गैर आरामदेह सा बैठा था, इर्द गिर्द का जायजा ले रहा था, उसे देखकर उठ खड़ा हुआ। कुछ झिझक कर सलाम किया। आज उसके लहजे में गुज़िश्ता मुलाकात वाली रौनक थी और ना आँखों में बरतरी का एहसास। अब तबीयत कैसी है आपकी? ये सब बहुत मुश्किल था। वो ये मुश्किल काम करने ही यहाँ आया था। वो अनका के चेहरे पर अपने लिए कोई इल्ज़ाम, कोई फ़र्द, जुर्म नहीं देख पाया। बेहतर है आप बैठे प्लीज़। अनका ने बैठने की पेशकश की। अभी वो दोनों मुकाबिल रखे सोफ़ों पर बैठे ही थे कि राहदारी में कदमों की तेज़ चाप उभरी और अगले ही लम्हे दरवाजे से रहबर दाखिल हुआ, कुछ परेशान और बहुत बरहमसा। कैसा हो रहबर? वो दोनों उसे देख फिर उठ खड़े हुए थे, जिसका हर अंदाज बताता था कि वो वाकिफ़ है। मेहरान ने एक नज़र अनका को देखा। वो उससे बता चुकी थी। ये उलझन उसे अब भी थी कि वो अब तक भी चुप क्यों रही थी। मेरे घर क्यों आए हो तुम? उसका सवाल नज़रअंदाज करता वो उतनी ही बरहमी से उसकी सिमत बढ़ा था जब अनका ने दरमियान में आकर उसे मेहरान से 4 कदम दूर पर ही रोक लिया था। बैठकर बात कर लें, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा तुम्हारा। मेहरान का अंदाज ऐसा था जैसे अभी एक लम्हा कबल रहबर उस्मान ने उस पर उसकी जान लेने की ख्वाहिश में झपटने की कोशिश नहीं की थी। अनका उसका बाजू सख्ती से थामे खड़ी थी और वो शख्स जिसने उसके साथ वो सब किया था और सब करने के बाद उसे धोखा भी देता रहा था, उसके सामने खड़ा उससे बैठकर बात करने की ख्वाहिश जाहिर कर रहा था। रहबर जैसे शख्स को उससे पहले कभी अपना गुस्सा दबाते इतनी दिक्कत कभी नहीं हुई थी, या शायद बहुत अरसे से नहीं हुई थी। बाबा की हवेली वाले अब भी उसका जब्त वैसे ही आजमाते थे, या शायद अब पहले से ज़्यादा आजमाते थे। जानते हूँ कि तुम जानते हो, फिर भी मुझे कह लेने दो, एतराफ़ कर लेने दो। कुछ मेहरान का पशेमानी लिए अंदाज और कुछ अनका की उसकी कोहनी अपने हाथों में दबाकर धीरज रखने की बेआवाज़ कोशिश। वो अनका के बराबर बैठ गया। मेहरान ने भी वही सिंगल सोफे पर दोबारा संभाल ली। वो केस बहुत अहम था मेरे लिए। इलेक्शन जीतने के लिए मैंने उन्हें धमकाया था कि उससे दूर रहें, पीछे हट जाएं। हाथ का खफीफ इशारा अनका की सिमत किया। जब इस सब के बावजूद दूसरी पेशी पर भी आई तो मैंने इन्हें डराने का कहा था। अपने किसी आदमी को उनकी गाड़ी रिवर्स करने की कोशिश में पिछली सीट पर चलाई जाने वाली गोलियां, उन्हें मैंने तो डराने के लिए भी फायरिंग का कोई हुक्म नहीं दिया था और मुझे इल्म भी नहीं था कि ये तुम्हारी। खैर, वजाहतें बहुत हैं और सब बेमायने हैं। गलती मेरी है, मैं कबूल करने को तैयार हूँ। वो कोहनियाँ घुटनों पर रखे अपने हाथों को देखते बात कर रहा था। कुछ सर भी झुका हुआ था। लम्हे भर के लिए सर उठाया और उन 2 लोगों को देखा जिनका वो मुजरिम था। यहाँ से वापसी पर मैं थाने जाकर कबूल कर लूँगा सब। पहले तुम्हें बताने आया हूँ, तुम्हारा हक है कि मैं तुम्हें खुद बताऊँ। सामने बैठे उस पर हमसे शख्स को देखते ये एहसास शायद पहली मर्तबा हो रहा था कि वो उसका भाई था। इससे पहले उसने कभी उसे अपने ख़ानदान का फ़र्द तक न माना था और आज इतना कुछ गलत कर लेने के बाद यूं मुजरिमों की तरह उसके सामने सर झुकाए एतराफ़ करते हुए मेहरान के दिल में ख्वाहिश जागी कि वो बढ़कर उसे गले लगा ले।
ये एक रिश्ता कबूल करने में उसे कितना ज़्यादा वक्त लग गया था और उस दौरान उससे कितना कुछ गलत हो गया था। मेरे हकूक़ की बात मत करो मेहरान, तुम ये जिक्र करते अच्छे नहीं लगते हो और ये एतराफ़ जुर्म नहीं पहुंचाएगा तुम्हारी इलेक्शन कैंपेन को नुकसान। उसका ज़ब्त बस इतना था कि वो वहाँ बैठा था और मेहरान को गिरेबान से पकड़ के अपने घर से नहीं निकाल रहा था। उसे अपनी बीवी की गिरद बर्दाश्त कर रहा था जिसकी वो इतनी शदीद तकलीफ़ का बाज़ बना था, उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकता था। अपने बाजू पर मौजूद अनका के इल्तिजाइया से लम्स के बावजूद, ठीक कह रहे हो तुम, मुझे बहुत कुछ जेब नहीं देता। मैं यहाँ पार्टी सरबराह को टिकट वापस करने आया था, वो इख्तिलाफ करने नहीं आया था। उसने तय की उस दफारे पर लाजवाब हुआ था। जिस सीट के लिए उसने अनका की ज़िंदगी को अहम नहीं जाना था, वो अब उसे यूं ही छोड़ आया था। गद्दी भी छोड़ रहा हूँ, मैं अली चाचा से बात कर ली है। मेहरान की दूसरी बात पहले से ज़्यादा हैरान कुन थी। क्या वो नहीं जानता था वो गद्दी उसके लिए क्या मायने रखती है? मकसद हयात वजूद रखने की वजह। गद्दी बहुत अहम थी तुम्हारे लिए, यूं छोड़ दोगे? उस दफ़ा उसका लहजा पहले से कदर कम अश्तियाल आमेज था। मेरे लिए नहीं थी, जिनके लिए थी उनकी ख्वाहिश पर 6 साल बैठा हुआ उस पर काफ़ी है। वो तुम्हारी जगह है, तुम बैठना चाहो तो ठीक, वरना अली चाचा संभाल लेंगे। वह यूँ जिक्र कर रहा था जैसे कोई बहुत मामूली सी शय हो जिसमें उसे अब दिलचस्पी ना रही हो, जो चाहे रख ले। और तुम क्या करोगे? ये सवाल करते हुए अब वो गुस्से में नहीं था, एक फ़िक्र थी जो न जाने कहाँ से उसके लहजे में आई समाई थी। मेहरान तल्ख सा मुस्कुराया। मैं सज़ा काटूंगा, मुझे नहीं दिलवानी किसी को भी सज़ा, बस ख़त्म करते हैं सब यही। अनका जो सारी गुफ्तगू अब तक दम साधे सुन रही थी, उसने पहली दफ़ा मदाखलत की। रहबर और मेहरान ने बेक वक्त उसे देखा। इंसाफ से मुख्तलिफ हो रही हो आप? मेहरान को याद थी उनकी पहली मुलाकात और उसका कानून और इंसाफ की बालादस्ती पर उसरार। नहीं, बस मैं सब ख़त्म करना चाहती हूँ, हम सबको एक और मौका देना चाहती हूँ। उसे नहीं दिलवानी थी किसी को भी सज़ा। क्या उस शख्स का चेहरा गवाह नहीं था कि वो सज़ा काट रहा है? सज़ा याफ्ता को मज़ीद क्या सज़ा देना? मेहरान ने एतराज़ करना चाहा पर फिर रहने दिया। वो इतना नादिम था कि किसी बहस में उलझ नहीं पाया। दोबारा साबका अंदाज में सर हथेलियों की सिमत झुकाए रहबर से मुखातिब हुआ। तुमसे एक गर्ज थी, गद्दी पर जो भी बैठे, तुम या अली चाचा, अम्मा साहब की इज्जत या रुतबे में कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। मैं उन्हें यूं भी बहुत दुख देने वाला हूँ। मेहरान का लहजा बहुत धीमा था। हर चीज़ के बाद वो किसी किस्म की कोई बात मनवाने का कोई हक नहीं रखता था। तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं है, उनकी जगह उनके रहते उन्हीं की रहेगी। इस बात पर उसने सर उठाकर रहबर को देखा। उसका चेहरा अभी भी सख्त था, सूरत सर्द थे, पर लहजे में एक गैर महसूस सी नरमी थी जो कहाँ से आई थी वो खुद भी नहीं जानता था। शुक्रिया, मैं चलता हूँ अब। वो मज़ीद वहाँ नहीं बैठ पाया, जो कहना था कह चुका था। चाय बनवाई है मैंने, पी कर जाएँ। अनका ने अदब मेज़बानी निभाना चाहिए। रहबर को कौन ही से थामे वो अपने साथ खड़ा कर चुकी थी। फिर कभी सही, वो भी मरुवतन मुस्कुराया। फिर खाना खाना होगा हमारे साथ। वो मिस्र थी कि कुछ भी गैर मामूली नहीं था उन सब के माबेन। ज़रूर। क्या था ये सब? मेहरान जा चुका था तो रहबर अपनी कोहनी छुड़वाता मुकम्मल उसके सिमत घुमा। मुझे कुछ कहने क्यों नहीं दिया तुमने? अब भी तुमने कुछ नहीं कहा? उसने हैरत की मसनू तासुरात पूरी तरह से चेहरे पर सजाए। अनका, उसने उसके गैर संजीदगी पर टोका। वो भी कुछ संजीदा हुई। मैं पहले मिली हूँ उससे, अब वाले और पहले वाले मेहरान में बहुत फ़र्क है। ये केस कचहरी, उसका माजी किसी भी तरह की नई शुरुआत में बहुत बड़ी रुकावट बन सकता है। उसके लिए तुम्हारी मुआफ़ी उसे आसान कर सकती है। वो फ़ौरन वकील सफाई बन गई। दोबारा नरमी से उसके बाजू पर हाथ रखा। तुम्हें एहसास है कितनी मुश्किल से सरवाइव की है तुमने वो फायरिंग? कितनी मुश्किल से हमने सरवाइव की है वो फायरिंग। तुम्हें कुछ हो जाता तो उसका एहसास नदामत वापस ला सकता था तुम्हें। रहबर ने भी इस्तगाशिया की निशिस्त संभाल ली। मुझे कुछ नहीं हुआ। और रहबर उस्मान अमकानात की बुनियाद पर कब से फैसले करने लगा? वो उसकी आंखों में झांक रही थी। रहबर ने आंखें फैल ली, साथ ही रुक भी। वो तुम्हारा भाई है, कभी उसका कहा जुमला उसी के गोशे गुजार किया। यह हकीकत उसके जुर्म को ख़त्म नहीं कर सकती। वो वापस उसकी सिमट बढ़ता जैसे आजिज़ आया। वो मेहरान
का रहबर से रिश्ता देख रही थी और उसका जुर्म नहीं। वो कह रहा है कि गलती से हुआ था सब। मैं जानती हूँ वो सच कह रहा था। और तुम भी। गलती? तुम्हें धमकाया था उसने अपने पूरे होशो हवास में, और फिर वो डराने की डिजास्टर कोशिश। मैं माफ़ नहीं कर पाऊँगा उसे। एक कसूर थोड़ी ही था उस मेहरान का। मत करो, पर सज़ा भी मत दो कि बाद में माफ़ करने का हक भी ना रहे तुम्हारे पास। वो उसे कायल कर लेना चाहती थी। यहाँ वो खामोश रहा। अनका को कुछ मज़ीद हौसला हुआ। मैं ठीक हूँ, हम ठीक हैं, खुश हैं, बहुत हैं, बल्कि बहुत से भी ज़्यादा हैं। हमने सरवाइव कर लिया बिना किसी नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान के। उसे खामोश देखकर वो मज़ीद गोया हुई। जब किसी की गलती ने हमें नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान नहीं पहुँचाया तो वो नाकाबिले माफ़ी कैसे हो गई? वो अब उसे लाजवाब हो रहा था। उसके दलाइल से ज़्यादा उसे नरमी से कायल कर लेने की पुख्ता इरादे पर फिर एक खफासी नज़र उस पर डालते दरवाजे की सिमत मुड़ गया। ये ऐसा मामला था नहीं कि वो मुन तक सुनता या उसकी परवाह करता। सुनो, वो उसके पुकारने पर रुक गया और फिर मुड़कर सवालिया सा उसे देखा। शुक्रिया। इस लफ्ज़ पर चेहरा मज़ीद सवालिया हुआ। उस सारी बहस में तशकर का कोई जवाब ढूंढने से भी नहीं मिला। मुझसे नाराज़गी इख्तिलाफ के बावजूद किसी तीसरे के सामने मेरी बात रखने के लिए उसने चंद कदम का फासला अबूर किया। मोहतरमा, मैं नाराज़ हूँ, कम ज़र्फ नहीं। उसे जैसा बुरा लगा था, यानी ये इतनी सी तवक्को भी नहीं थी उसे रहबर से। मूड तो यूँ भी रात से गारत था। आओ, तुम्हें अच्छी सी चाय पिलाती हूँ। उसके कोहनी था में उसने भी अपना रुख दरवाजे की सिमत कर लिया। वो उसे क्या बताती कि माजी में उसने रिश्ते के नाम पर ऐसी सोबत उठाई थी जहाँ बेसिक ह्यूमन डिसेंसी जैसी शय का किस कदर फकदान था। चाय से बड़ा सोचना कब शुरू करोगी तुम? उसके चिड़े चिड़े से लहजे में हसरत ना तमाम पहनाई थी। यानी बस चाय? अगर कर दूं तो माफ़ी मिलेगी? वो मुस्कुराते हुए पूछ रही थी। इम्कान तो है। रात से पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई जिसे उसने कमाल महारत से दबाया था। ये मुस्कुराहट नज़र में आ जाती तो अनका अपनी पेशकश वापस भी ले सकती थी कि मनाए हुए को क्या मनाना। फिर तो सोचना पड़ेगा। सोचने की कुछ मसनूई अदाकारी की गई। वो कमरे में आई तो रहबर को सोफे पर टीवी के सामने बराजमान पाया। वो लोग अली चाचा के दावत पर हफ्ते के आखिरी 3 दिन गुजारने मुल्तान आए थे। यह अच्छा वक्त गुजरा था उनका। आज दिन में रहबर, महरजाद और शाह अली हुजरा गए थे। मेहरान ने गद्दी छोड़ दी थी। आज बाज़ाब्ता तौर पर उसे शाह अली को सौंप दिया गया था। रहबर ने लड़कपन के बाद पहली मर्तबा ख़ानदान की किसी इस नौयत की तकरीब में शिरकत की थी। वो उसके बराबर सोफे पर आ बैठी। रात के 11 बज रहे थे और उस वक्त टीवी पर उसके रिकॉर्ड शुदा शो का आखिरी हिस्सा नश्र हो रहा था। रहबर का गहरा इर्तिकाज़ महसूस करते तवज्जो टीवी पर नज़र आते उसके चेहरे पर टिकाई। अदबा ये प्रोग्राम बहुत शौक से देखती थी, खासकर उसका ये आखिरी हिस्सा। उसके साथ रहते रहते उसे भी अब आदत हो गई थी। जो छोड़ गए हमें उनका दुख है। हम उस बात पर जोर दे रहे हैं कि जाने वालों के सबब ब्रेन ड्रेन की मद में मुल्क को कितना नुकसान हुआ है। इस गिनती में हम वो लोग क्यों भूल जाते हैं जिन्हें यहाँ रहने की ख्वाहिश की पादाश में कत्ल किया गया है। वो दिमाग जो मुल्क से बाहर किया अब कहीं भी कोई खिदमत सर अंजाम नहीं दे सकते। इंसानी जान तो चली यूँ भी अर्जा है हमारे यहाँ, पर टैलेंट हुनर का ऐसा ज़िया हम हज़ारों में उन्हें क्यों नहीं गिनते हैं। खैर, जो मारे गए, जो चले गए, उन्हें छोड़कर जो मौजूद हैं, जो जिंदा हैं, जी तो वो भी नहीं पा रहे हैं। क्योंकि इस मुल्क में आज़ादी है, कत्ल करने की आज़ादी, कुफ्र के फतवा लगाने की आज़ादी, दीगर मज़ाहिब और कलितों की बेहरमती की आज़ादी, और उस सब से बढ़कर ज़िंदा लोगों को जीने न देने की आज़ादी। हम आज़ाद हैं। आप सबको यौम आज़ादी मुबारक हो। जज्बात से मावरा हक़ाइक़ बयान करता वो लफ्ज़ों के काट से नाज़र को जहन पर सोच के चीरे लगाता गुफ्तगू समेट कर तख्लीक कर गया। अनका रिमोट उठाकर आवाज़ बंद करते बराबर बैठे शख्स की सिमत मुतवज्जा हुई। जीना के जाने से परेशान हो तुम? वो रहबर से मुखातिब हुई जो कुछ ज़्यादा ही ध्यान में था। ध्यान टूटा। डिनर टेबल पर तुम मुसलसल उसे देख रहे थे, ऐसे ही कुछ सोचते हुए। नहीं, परेशान नहीं हूँ उसके जाने से तो बिल्कुल नहीं, बल्कि खुश हूँ। मुझे फ़ख्र है उस पर।
वो गहरा सांस लेते मुस्कुराया। क्या वो चेहरे से इतना मुस्तरब दिख रहा था? फिर कुछ नहीं, बस चाची की कही बात सोच रहा हूँ। हलीमा ने यूं ही बातों बातों में जीना के लिए मेहरजाद की निस्बत की ख्वाहिश का इजहार कर दिया था। तब वहाँ सिर्फ अनका और रहबर थे। वो दोनों एक दूसरे को देखते रह गए थे और वो बात बदल गई थी। जैसे बस उन्हें आगाह करना मकसद था कि वो क्या सोच रही हैं, या वो जब जीना के लिए कुछ सोचें तो उनके बेटे पर भी गौर के ऐसा कुछ। जीना छोटी है अभी। रहबर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, पर तब वो कुछ कह नहीं पाया था। वो उसके शेफोन के दुपट्टे के सिरे को हथेली पर लपेटे और खोलते कह रहा था। वो शादी का नहीं कह रही थी, बस अपनी ख्वाहिश बता रही थी। अनका ने टालना चाहा, अभी बहुत वक्त था। अपने बेटे की। उसे बेटे पर ही गुस्सा था जैसे। नज़र अब भी हथेली पर और पल्लू के खेल पर झुकी थी। बेटे की अगर हो तो तुम्हें क्या मसला है? उसके चेहरे का कड़वा सा जाविया देखकर वो मुस्कुराई। नहीं होनी चाहिए, इट्स टू अर्ली। और फिर कतईयत से बहुत वाज़ेह थी। तो हम भी अभी कोई बात नहीं कर रहे जीना से। उसे वापस आ जाने दो, फिर बता देंगे आगे का। एक ऑप्शन ये भी है, फिर वो जो फैसला करे। उसकी बात मुकम्मल होने से कब ही उचकली गई। बीबी कहा करती थी, जिस बला में 3 पहरे उससे कैसा डर। यहाँ तो बात पहरों से निकलकर सालों पर मुहैया हो गई थी। और फिर ये जिक्र ऐसी कोई बड़ा था भी नहीं। उसे लेकर मैं यूं ही किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, अपने ख़ानदान पर तो बिल्कुल नहीं। रहबर के जहन में उस वक्त बहुत से अंदेशे जैसे एक साथ मौजूद थे। तुम्हें ज़रूरत भी नहीं है, मुझे यकीन है वक्त आने पर अपने लिए बेहतरीन फैसला लेगी। उसे इंसानों की परख है, तुम खामोखा ही सर पर सवार मत करो। और रही तुम्हारी फैमिली, अच्छे लोग हैं तुम्हारे ख़ानदान वाले, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। उसकी बात सुनते रहबर ने उसकी कमीज़ के गोल गले से वाज़ेह होता उसका कंधे पर मौजूद वो जख्म का मुंदमिल निशाना देखा। वो उसके ख़ानदान को अच्छा कह रही थी। तुम अभी बाकियों से मिली कहाँ हो? उसे इतनी जल्दी फैसला दे देने पर जैसे टोका। मनोवर बेगम बाबा का एक्सटेंडेड ख़ानदान अच्छा था, वो ना मिलती। मुझे अंदाज़ा नहीं था तुम जीना को लेकर इतने ओवर प्रोटेक्टिव साबित होंगे। इस मामले में हर बात सरसरी लेने वाला रहबर इस सरसरी बात को गिरा लगाए बैठा गया था। तुम्हारे वालिद मोहतरम अब भी जहाँ मिलते हैं, कॉलर ठीक करने के बहाने से तुम्हारे हवाले से धमकाना नहीं भूलते। वो उस जिक्र पर हंस ली। आजकल वो बहुत हंसती थी। तुम भी उनके जैसा बनना चाहते हो? वो उनकी मौजूदगी में खूब जज्ब होता था। नहीं, मुझे लगता है वो जितना बनता है उससे बहुत कम करते हैं। ये बहुत मुश्किल है। गर्दन सोफे पर पीछे की तरफ ढलकाते उसने जैसे एतराफ़ किया था, बहराम सोमरू गलत नहीं थे। और इस मामले को लेकर रहबर इतना संजीदा हो गया था कि अगले रोज़ ही मेहरजाद के कमरे में जब दोनों तन्हा थे, वो मौका पाकर जिक्र छेड़ बैठा था। बहुत सीधा, बहुत वाज़ेह। पहला सवाल उसने उसके चाची के उस ख्वाहिश से वाकिफ़ होने का किया था, और दूसरा उसमें उसकी मर्जी शामिल होने से मुतालिक। मेहरजाद को यूँ अचानक कटहरे में खींच लिए जाने की उम्मीद न थी, पर वो फिर भी हर बात का एक बाल जुर्म सा जवाब सर झुका कर दे गया था। उनके यहाँ रिवायत नहीं थी ख्वातीन का जिक्र इस हवाले से आंखें में आंखें डालकर किया जाए, और वो भी उनके भाइयों से। जीना के लिए तुम मेरा इंतखाब कभी ना होते, पर ये मेरा करने वाला फ़ैसला नहीं है। रहबर ने सिंगल सोफे पर सर झुकाए बैठे उस रिवायती से लड़के को कहा। अगले लम्हे जिसने सरहद से सर उठाया था, वो आपके मशवरे के बगैर कभी कोई फ़ैसला नहीं करेगी। उसे अंदाज़ा नहीं था कि उसे यूँ पहले पड़ाव पर ही वापसी का अंदिया दे दिया जाएगा। रहबर से वो खाइफ था, पर यूँ रद्द किया जाना। वो ना भी पूछे, मैं तब भी उसे अपना फ़र्ज़ समझकर बताऊंगा कि तुम्हारे अली चाचा चाची और मेहरबानों के अलावा वो फ़र्क को किस कदर अहमियत देने वाले लोग हैं। लोग ख़त्म हो जाते हैं, पर उन पर लगाए लेबल नहीं मिटते, वो संभाल ले जाते हैं अगली नस्ल के माथों पर जज्बा करने के लिए। बाबा की इस कदर मोहब्बत के बावजूद मैं जीना के लिए अम्मी जैसी ज़िंदगी नहीं चाहूँगा। मोहब्बत हर बार काफ़ी नहीं होती। वो लम्हे भर के लिए गुंग हुआ था। रहबर ने बहुत साफ गोई से उस तक अपने एतराज़ात पहुँचाए थे। वो कोई अब हम नहीं रखना चाहता था, बस सिवाय उस एक जिक्र के। गांव में होने वाली आज की तकरीब में वो अली चाचा की बहुत मर्जी के बावजूद ख्वातीन का वहाँ जाना महज उसी लिए टाल गया था कि वहाँ के लोग का तजस्सुस उस हवेली में मौजूद सवाल करती नजरें जीना के
मुंतमिल हो चुके जख्म उधेड़ न दें। वो बहुत एहतियात करता था, हमेशा करते रहना चाहता था, पर क्या ऐसा मुमकिन भी था? आप भी तो इसी खानदान का फर्द हैं, आपके लिए तो काफ़ी थी मोहब्बत हर फ़र्क के बावजूद। वो दलील में उसकी कहानी घसीट लाया था। रहबर की नज़रें महरजाद के चेहरे पर ही थी। ऐसी एक बहस उसने कभी उससे अपनी बहन के लिए की थी, आज जीना के लिए कर रहा था। वो उन्हीं लोगों के लिए लड़ता था जो उसे अजीज़ थे, जिनसे उसे मोहब्बत होती थी। अम्मी की वजह से मेरी जड़ें वहाँ इतनी मजबूत कभी रही ही नहीं कि मुझे ये सब सोचना पड़ता। खासकर बाबा के बाद चाचा चाची हयात हैं, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे। तुम्हें पड़ेगा, तुम मेरे जितने आसानी से हवेली या हवेली वालों को अपनी ज़िंदगी से अलग नहीं कर सकते। रहबर का अंदाज़ कुछ धीमा हुआ, कम अजीज़ उसे महरजाद भी नहीं था, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा, आपको जीना से मोहब्बत ज़्यादा है या हवेली वालों से नफ़रत, और उस सब में मेरा कसूर कहाँ निकलता है भाई? वो उलझा हुआ सा खफा सा सवाल कर रहा था। अगर बात सिर्फ ख़ानदान या हैसियत के फ़र्क की होती तो मुझे शायद इतने तहफ़्फ़ुज़ात ना होते। तुम्हारी मोहब्बत की सच्चाई पर एतबार कर लेता मैं, और वो खुद भी इतनी मजबूत है कि उसे फ़र्क न पड़ता। पर वो हादसा, कोर्ट केस, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कितना दुश्वार सफ़र रहा है हम उसका, कितनी मेहनत की है हमने। हाँ, आज वो बहुत बहादुर हैं, हर तरह के हालात का मुकाबला कर सकती हैं, पर उनमें से किसी भी बात का ये मतलब नहीं निकलता कि वो तमाम उम्र ऐसे लोगों के गिर्द गुजारें जो उसकी ज़ात को घटाकर महज उस एक नुक्ते तक महदूद कर दें। और उसने अब खुलकर कह दिया था। वो आखिरी बात भी, वो अहम एतराज़ भी, उसे बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात थे और वो इतने अब्ज़ भी ना थे। महरजाद फिर गुंग हुआ था, और जब गोया हुआ तो लहजे में मायूसी थी और तकलीफ़ भी। आपको लगता है मैं बेखबर हूँ या मुझे फ़र्क पड़ता है? क्या भाई उसे इस कदर सती समझते थे? बात सिर्फ तुम्हारी नहीं है महरजाद, वो उसे कल से अलग नहीं देख पा रहे थे। बात मेरी कैसी नहीं है भाई? उसे शायद सिर्फ सुनाई न दिया। खैर, अपनी बात रखने का हक मुझे है, यह आप मुझसे नहीं छीन सकते, कोई नहीं छीन सकता। वो बहस समेट गया। वो हौसला शक्नी पर बिना कोशिश दस्त बरदार होने का कोई हौसला नहीं रखता था। उसे उम्र पछतावों की नज़र नहीं करनी थी। वो पढ़ रही है अभी, उसे डिस्टर्ब मत करो। रहबर ने कुछ गैर आरामदेह होकर उसकी ज़िद देखी। मैं इंतज़ार कर लूँगा, अभी की बात ही कौन कर रहा था? कर सकते हो, बिना किसी मुस्बत जवाब की गारंटी के। रहबर ने कसौटी फेंकी। हाँ, कर सकता हूँ। ज़मानत चाहिए ही किसे थी, बस अपनी अर्ज़ रखने की एक इजाज़त दरकार थी। मैं चाहूँगा जब तुम उससे ये सवाल करो तो किसी काबिल बनकर करो। फ़िलहाल तुम्हारा फोकस तुम्हारा कैरियर होना चाहिए महरजाद। वो सीधा होता बैठा, बात ख़त्म की। कब रवानगी है? 3-4 हफ्तों में। हालत जंग में मौजूद आसाब कुछ ढीले हुए। भाई नाराज़ नहीं थे। जा कहाँ रहे हो? पर अगले सवाल पर वो फिर गड़बड़ाया था। अगर अपनी इतनी नसीहत के बाद वो बता देता कि वो भी हेगी जा रहा है। सर शुक्र के शाह अली ने बर वक्त कमरे में कदम रखते उसे उस मुश्किल से बचा दिया था। ठीक है, मेरी गैर मौजूदगी में तुम दोनों की बहुत दोस्ती हो गई है, पर अब मुझे जलन हो रही है। लड़कों, वो रहबर के बराबर आकर बैठते, कुछ गले आमेज अंदाज में गोया हुए। रहबर भी मुस्कुराते उनकी सिमत मुतवज्जा हो गया था। महरजाद की सांस बहाल हुई। बताना तो था उसे, बस ये था कि उस गुफ्तगू के बाद बताना मज़र सेहत साबित हो सकता था। नीम तारीख कमरे जमात में रोशनी का वाहिद ज़रिया प्रोजेक्टर की नीलाहट थी। ये मास कम्युनिकेशन के 5वें सेमेस्टर की दस्तावेजी फिल्म की क्लास थी। प्रोजेक्टर पर तलबा की असाइनमेंट की तौर पर बनाई गई 2.5 मिनटों की दस्तावेज फिल्में बारी बारी चलाई जा रही थी। प्रोफेसर भी अपनी सीट छोड़कर तलबा ही के सफ़ों में किसी एक सीट पर विराजमान था। आखिरी सफ़ में एक सीट पर गजीन भी बैठा था। वो आज भी आखिरी सीटों पर ही बैठा था। हाँ, बस वहाँ उसे अपनी बात पहली सफ़ तक पहुँचाते कतराता नहीं था। 20 मिनट पहले उसकी बनाई दस्तावेजी फिल्म देखी जा चुकी थी, जिस पर तालियां भी बजी थीं और प्रोफेसर ने तारीफ भी की थी। अब वो स्क्रीन पर तवज्जो मरकूज़ करता दीगर तलबा की बनाई फिल्म देखने की कोशिश कर रहा था, पर न जाने क्यों ध्यान नहीं दे पा रहा था। 1.5-2 घंटे से लहू में अजीब सी बेचैनी दौड़ रही थी, जैसे कुछ छूट रहा हो, हाथ से फिसल रहा हो।
जामा आने से कबल सुबह घर बात की थी, वहाँ सब ठीक था, यहाँ भी। फिर भी पेट में गड़ा था जो गहरा होता जा रहा था। उसने सर झटकते तवज्जो छोड़नी चाहिए और ध्यान बटाने की कमीज़ की जेब से मोबाइल बरामद किया जो घंटा भर पहले क्लास की इब्तिदा होते खामोशी पर रखा था। अम्मा और महारंग के नंबर से आई 17 मिस्ड कॉल देखते उसे अंधेरे में भी उसका चेहरा रंग छोड़ता महसूस हो रहा था। चंद मैसेज भी थे महारंग का। वो एक सतरी पैगाम पढ़ते उसे अब वो मध्यम नीली रोशनी भी दिखाई देना बंद हो गई थी। अगले लम्हे सारी क्लास ने मुड़कर गजीन को पूरी आवाज़ से कुर्सी घसीट कर वहशतज़दा सा 3-4 कुर्सियों से टकराते उन्हें फलांगते कमरे जमात से छोड़ते देखा था। और उसकी डॉक्यूमेंट्री देखकर मुझे उम्मीद हो चली थी कि देयर इज़ अ होप फॉर बैक बेंचर्स। प्रोफेसर ने उस हरकत पर एक नापसंदीदा सा तबसरा करते इशारे से क्लास को दोबारा स्क्रीन की तरफ मुतवज्जो होने का हुक्म दिया। उसके साथ बैठा हैदर ही था जो गजीन के फॉल पर तशवीश का शिकार हुआ था और बहुत खामोशी से सबके दोबारा स्क्रीन की तरफ मुतवज्जो होने के बाद उसके पीछे उठ गया था। बाहर बरामदे में रोशनी थी, सूरज की आंखें चुंधियाती रोशनी, उसे यहाँ भी कुछ नज़र नहीं आ रहा था। अम्मा का नंबर मिलाते उसने खाना कल्ब की अथा गहराइयों से ख्वाहिश की कि वो सत्र मजाक हो, झूठ हो, महारंग उसे घर बुलाने के लिए बहाना गढ़ रही हो। महारंग ये नहीं कर सकती थी, पर काश वो करती, काश जिंदगी के हक़ाइक़ और हमारे काश। अगले लम्हे फ़ोन उठाते अम्मा उसे कन छुरे से ज़बा करने जैसी गरिया वजारी ने किसी काश का दामन मज़ीद थामने ना दिया। वो रो रही थी, उसे भी रुला रही थी। गजीन तुम्हारे एलम को ले गए जालिम, मेरे घोराम को ले गए, तुम्हारे बाप को ले गए। गजीन गजीन तुम कहाँ हो, मेरे घोराम को ले गए। अम्मा से फ़ोन अब महारंग ने ले लिया था। वो भी रोते हुए पर कुछ जामा तफसील दे रही थी। 1-1.5 घंटा कबल शहरी होलिये में कुछ लोग एलम को उनके स्कूल से ले गए थे। वो कुछ लोग कौन थे सबको इल्म था, वो उन्हें कहाँ ले गए थे कोई नहीं जानता था। वो महारंग से तफसील सुनता वहीं जामत खड़े लम्हा ब लम्हा साल बा साल वक्त में पीछे जाने लगा। उल्टे कदम उठाता वक्त उसके चेहरे से उम्र चुराने लगा। पसे मंजर में अम्मा के रोने की आवाज़ अब भी वाज़ेह थी। अब वो एक 11 साला बच्चा था। सन 2011 था जब वो घर के करीब रेतीले टेलों के दरमियान बने कुदरती मैदान पर अपनी फटी हुई फुटबॉल से पड़ोसी बच्चों के साथ खेल रहा था और उसकी बाल लुढ़कते हुए किसी के मिट्टी में अटे नंगे पाँव के पास जा रुकी थी। वो बाबा के चचा जात थे जो नंगे पैर हाँफते काँपते भागते हुए उन्हें बताने आए थे कि उसके बाप को उनके खजूर के बाग से उठाने वाले उठा ले गए थे। पसे मंजर में सुनाई देते अम्मा के बहन दादी के आवाज़ में ढल गए थे। दादी बहुत रोती थी, बिल्कुल जैसे अभी अम्मा रो रही थी। वो तब अम्मा की चादर थामे उनकी ओट से उन्हें रोता हुआ देखता रहा था। दुख उन सबको था, पर जैसे दादी रोती थी उन्हें अपने ज़ख्म भूल जाते थे। उसे दादी के गरिया वजारी की आवाज़ से वहशत होती थी, उसे आज भी हो रही थी। फ़ोन बंद हो गया था। उसने होश में आते इर्द गिर्द देखा, जैसे याद करना चाहा हो वो कहाँ है। वो उस सफ़ाक रियासत के दारुल हुकूमत की सबसे बड़ी सरकारी जामा में मौजूद था, अपने घर से, अपने लोगों से इतना दूर। उसने कुछ हैरत से अपने गीले होते रुखसार को हाथ फेरा। वो आंसू थे, वो रो रहा था। अगले लम्हे उसने उन्हें बेदर्दी से रगड़ा। बाबा के वक्त एलुम थे जो उनकी वापसी के इंतज़ार तक उन सब के साथ भाई बनकर खड़े रहे थे और उन्हें दफनाने के बाद बाप बन गए थे। उन तीनों के अम्मा के लिए उन्होंने घर के सरबराह की निशित संभाली थी, दादी के लिए बेटा बन गए थे। 4 साल कबल मर्ज़ अलमौत में मुब्तला उन्हें बाबा के नाम ही से बुलाती रही थी और अब कोई नहीं था। अब उसे वहाँ जाना था। घर पर 6 औरतें थीं जो उसके मुंतज़िर थीं। अम्मा, महारंग, महलब, भाभी, समल, माहीन, जो रो रही थीं, सहमी हुई थीं, जिन्हें अब मज़ाहिमत की एक लंबी मुसाफत तय करनी थी। उसे उनके साथ खड़ा होना था। रोने जैसे अय्याशी का वक्त नहीं था उसके पास। लम्हा लगा था उसके चेहरे के तासुरात सख्त होने में, और उससे कम वक्त लगा था उसकी उस शहर में ज़िंदगी, यहाँ के लोगों, डिग्री, नौकरी, बाहर से मास्टर का ख्वाब, मुस्तकबिल के
मंसूबों को पस मंज़र में जाने में। एक इख्तितामी नुक्ता बाबा की गुमशुदगी ने लगाया था उनकी ज़िंदगी के रवा तहरीर पर, जिसके बाद अगले जुमले का आगाज़ करते उन्हें कई बरस लग गए थे और एक नुक्ता आज लगा था। उसके बाद अगला हर्फ ना जाने कब लिखा जाता भी या नहीं। क्या हुआ है, सब ठीक है? वो इमारत के खारजी दरवाजे की सिमत मुड़ा ही था जब हैदर ने उसे पकड़ते रोका। वो लोग एलुम को ले गए हैं, मुझे घर पहुंचना है। वो जेब से मोटरसाइकिल की चाबी बरामद करता छलावे सा उसकी आंखों से ओझल हुआ था। हैदर वहाँ उलझा खड़ा रह गया था। वो समझा नहीं था उस जुमले का मतलब। कौन लोग और कहाँ ले गए हैं? हैदर का कार्डो मिसाइल रियासत के जिस खित्ते से था वहाँ ऐसे जुमले इतने करीब से सुनने को नहीं मिलते थे। वो उनके मायने बूझे से कासिर था, कम अज़ कम यूँ अचानक सुनने पर। जिस खित्ते से गजीन का ताल्लुक था वहाँ इस जुमले के एक ही बर्छी जैसे मायने थे। जो शेर ख्वार तफल पहला कदम उठाते सीखते थे। राहदारी में उलझा खड़ा हैदर खुशकिस्मत था, राहदारी से हवास पाकता सब भाग गजीन नहीं था। चैनल की इमारत के बाहर बने घास के गोल कतई के दरमियान एक बेंच मौजूद था जहाँ गजीन पैरों में छोटा सा बैग पैक रखे मुंतज़िर सा था। रहबर ने उसे फ़्लाइट करवा दी थी और अब वो उसे एयरपोर्ट छोड़ने भी खुद जा रहा था। अभी चंद मिनट पहले उसकी ऐन बराबर जीना आ बैठी थी। वो रहबर के ऑफिस में थी जब गजीन ने उसे आकर अपना भाई को बताया था। वो तब से उसके साथ थी। भाई कब तक आएंगे? फ़्लाइट बुक करके वो एक ज़रूरी कॉन्फ्रेंस अटेंड करने प्रेस क्लब गया था। मुल्क हर वक्त नाजुक सूरत हाल की जद में रहता था कि जब तक जहाज़ का वक्त होता वो वापस आ जाता। अभी कुछ देर है, मैं गंभीर आवाज़ वज़न लिए हुए थी। एलुम वापस आ जाएंगे, मैं दुआ करूँगी। अभी दिन ही कितने हुए थे उस लड़के को उसके सामने एक घुटने के बल बैठे उसे रोने के बजाय दुआ पर आमद करने को। मैं एहसानमंद रहूँगा। उसकी रूह तक मुंजमद हो चुकी थी इस वक्त। ऐसे मत कहो, उसे तकलीफ़ हुई। सर झुकाए बैठे उस लड़के के अंदाज पर उनके हाथ बेंच पर चंद इंच के फासले से जमे थे। वापस कब आओगे? ये सवाल बिला इजाज़त मुंह से बरामद हुआ था। वो अभी गया भी नहीं था और वो वापसी के मुतालिक पूछ रही थी। गजीन ने खफीफ सा सर उठाए, निगाह का जाविया तिरछा किया, उसे देखा और फिर दोबारा उसे अपने कदमों के करीब घास पर मरकूज़ कर लिया। वापसी शायद दिनों में होती, हफ्तों में, महीनों में या फिर सालों में, वो नहीं जानता था। बस ख़ानदान दहाई से ऊपर के अरसे से अब एड़ियाँ रगड़ते आ रहे हैं। कोई ज़मानत नहीं थी, इतनी भी नहीं कि वापसी अब होगी भी या नहीं। मैं इंतज़ार करूँगी। वो उसे नहीं देख रही थी, चेहरे पर कोई तासुर नहीं था, पर जुमला इतना भी मामूली नहीं था। वो एतराफ़ सा था, वज़न रखता था। गजीन ने बेहद गैर आरामदेह होते आंखें मीची। उसकी आवाज़ उस कदर ही सपाट हुई थी। तुम्हें नहीं करना चाहिए, मैं फिर भी करूँगी। तुम बताओ, क्या वापस आओगे? हर दरमी उस लड़की की शख्सियत का खासा तो कभी नहीं रही थी। वो कौन सी ज़मानत चाह रही थी उससे? उसके पास देने को था ही क्या? तुम तो जा रही हो। उसने पहलू तही चाही। इंतज़ार तो कहीं भी रहकर किया जा सकता है। आगे बढ़ जाने वाले पीछे रह जाने वालों का इंतज़ार नहीं किया करते। लहजा सादा था और अल्फाज तंज आमेज़। हर कदम पीछे मुड़कर देखते वो और क्या कर रहे होते हैं। पीछे मुड़कर देखने वाले मुजस्मा बन जाते हैं। इंतज़ार का मुजस्मा, ये तकरार थी, मुबासात थी, अब्स था। और वो यहाँ फिर लाजवाब हुआ। अब वो गर्दन मोड़े उसे देख रहा था। उस लड़की के चेहरे पर इरादों की मजबूती थी। वो उन खदोखालों में निगाह उलझाने का हर किस्मत हमल नहीं हो सकता था। न उसे रेत से भुरभुरी वादे थमा सकता था। उसी लम्हे रेबर की गाड़ी ज़ेरे ज़मीन पार्किंग से निकलती दिखाई दी। मैं जा रहा हूँ। झुककर छोटा सा बैग पैक उठाते वो उठ खड़ा हुआ। जुमला अजीब था, एलानिया सा, बहुत कुछ बावर करवाता हुआ, हाथ छुड़ाता हुआ। मैं साथ चलूँ? एयरपोर्ट तक तो वो उसे छोड़ने जा ही सकती थी। वो साथ ही उठने लगी। नहीं, गजीन के अंदाज में इस कदर कतईयत थी कि जीना उठते उठते बैठ गई। नज़र उठाकर उसे देखा। जिसकी नज़रें अब सामने मौजूद उसके लिए आई सवारी पर थी, वह उसे नहीं देख रहा था, जाते हुए भी नहीं देख रहा था। वो उसे पहले कदम पर ही रोक लेना चाहता था कि उसे वापसी की मुसाफिर से बचा सके, जो बरहना पा करनी थी, जो आबला पा कर देती है। पर क्या पहले कदम की वापसी आसान थी?
जैसा कि वो समझ रहा था। यूं ना था, उसने फकत चाहा था यूं हो जाए। अब उसका हर कदम घास के उस गोल खित्ते के दरमियान मौजूद बेंच पर बैठे उस लड़की से उसे दूर ले जा रहा था। मैं तुम्हारे लिए कौन हूँ और तुम मेरे लिए? किताब हक का कौन सा बाब हमारी कहानी को अपनाएगा? ये अनकहा जज्बा, ना हिजर ना वसाल, सिर्फ एक दर्द, एक मुस्तकिल याद दहानी कि कुछ बहुत खास दाव पर है। गाड़ी में बैठे रेबर ने गजीन को शिकस्ता चाल चलते उसकी गाड़ी तक आते और फिर दरवाज़ा खोलकर सवार होते देखा। उसके कदमों में दोहरी शिकस्तगी थी और चेहरे पर दोहरी रायानगी। फिर निगाह विंड शील्ड के पर बेंच पर बैठी उस लड़की को देखा जो चेहरे पर दर्द की न जाने कितनी तहरीरी रकम की गाड़ी की सिमथी देख रही थी, पर वो उसे नहीं देख रही थी। रेबर ने एक नज़र फिर साथ पे मौजूद शख्स को देखा जिसे वो देख रही थी। एक वो लड़की थी जिसने किसी अहद व पैमान के बगैर आँखों में इंतज़ार के तारे चुन लिए थे, और एक ये लड़का था जो यहाँ बनाई अपनी सारी ज़िंदगी तर्क किए अपनी दुनिया में लौट रहा था। एक तवील थका देने वाली जंग लड़ने मैदान जंग में उतरने वाले जज्बात की बेड़ियाँ पहनकर नहीं उतरा करते। वो तारिक उल ख्वाब हो सकता था तो तारिक अल मोहब्बत भी। उन दोनों को देखते उसे उस मसलस का वो तीसरा फरीक याद आया जो उस वक्त उन सब से चंद मील दूर किसी मुल्क के सफारत खाने के इंतज़ार गाह में वीज़ा एप्लीकेशन के इंटरव्यू का मंतज़र बैठा था, जो मोहब्बत को हाथ बढ़ाकर पा लेना चाहता था और जिसके लिए वो हर कोशिश करने को तैयार था, जो हर तरह के हौसला शिकनी के बावजूद उसे आजमाने पर मुसर था। वो मसलस थी तो किसी एक का खाली हाथ रह जाना, कोई एक दिल टूटना तय था। रहबर को इस लम्हे एहसास हुआ वो तीनों ही उसे कितने अजीज़ थे और वो इन तीनों का ही दिल टूटने से महफूज रखने में किस कदर बेबस। गाड़ी सड़क पर डालते उसने बोझल होते फ़िज़ा और अपनी मुंतशिर सोचों से बचने के लिए हाथ बढ़ाकर साउंड सिस्टम ऑन किया। अब सारे में बिना मौसीकी की गंभीर आवाज़ में पढ़ी गई एक गज़ल गुनगुनाने लगी। दुआ में इल्तिजा नहीं तो अर्ज़ हाल मुस्तरद, सरशत में वफ़ा नहीं तो सो जमाल मुस्तरद। गज़न की आंखें खिड़की के पार टिकी थी। वो खामोशी और उसका तोड़ जाना महसूस नहीं कर पाया। गाड़ी अब हवाई अड्डे जाती मरकज़ी शहरा पर रवा थी। रहबर की तरफ की खिड़की से ये बोल फरार होते मुस्तकबिल के कई मनाजिर के पशे मंज़र में गूंजने लगे थे। ये चंद दिन बाद रहबर के ऑफिस का मंजर था। वो गज़ीन की जगह आर्जी तौर पर पुर करने के लिए इंटरव्यू कर रहा था। आने वाला हर उम्मीदवार दिखने में बहुत पॉलिश और ज़बाने गेर पर अबूर का हामिल था। रहबर ने आखिरी उम्मीदवार के जाते इंटरव्यू की फाइल कुछ बेजारी से टेबल पर फेंकते सर पीछे कुर्सी पर गिरा लिया। 3 घंटे की मशक का नतीजा सफ़र आया था। अगर हसन और गज़ीन उसे ये करते देख लेते तो उस पर खूब हंसते। ये एक ख्याल थकान ज़दा खदोखाल पर मध्यम मुस्कुराहट का बास बना। अदम नहीं तो संगे वक्शत हैं तमाम डिग्रियाँ, जो हुस्न खलक ही नहीं तो सब कमाल मुस्तरद। कुछ मज़ीद दिन आगे पिछले थे। ये जीना का कमरा था जहाँ अदबा उसे बहुत खामोशी से बिस्तर पर खुले सूट केस में सामान डालते देख रही थी। कल उसकी फ्लाइट थी, वो जा रही थी। उसके चेहरे पर कई चीज़ें थे जो मामूल नहीं थे। सूता हुआ चेहरा, सुर्ख आंखें और पशेमानी पर बालों की लकीरें के पास लगी वो बैंडेज। उसने गज़ीन के जामिया के बाकी दोस्तों के साथ मिलकर एलुम की गुमशुदगी के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एक एहतजाज कैंप लगाया था, जहां कल रियासत ने आंसू गैस शेलिंग और लाठी चार्ज कर दिया था। जो तलबा उस सब के बावजूद मुंतशिर नहीं हुए, उन्हें धरकर थाने ले गए थे। जीना भी उनमें से एक थी। रहबर और अनका ने चंद घंटों की कोशिश के बाद उन्हें FIR काटते जाने से कब्ल निकाल लिया था और अब वो जा रही थी। उसे दूर जाकर भी उस कोशिश से जुड़े रहना था। वो थक नहीं सकती थी, हार नहीं मान सकती थी। वो खड़ी रहना चाहती थी। दफतन कपड़ों के ढेर पर धरा फ़ोन जगमगाया। वो सरद से उठाने के बजाय नज़रअंदाज कर देती अगर पैगाम भेजने वाले का नाम न देख लेती। वो गज़ीन की तरफ से था। तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था। एक जुमला और उसके मसाइल से दूर रहने की ताकीद और बस। जीना ने फ़ोन वापस उस ढेर पर आहिस्ता से फेंका। अब उसका चेहरा कुछ मज़ीद सपाट हो गया था।
بالکل ویسا جیسا گزین کا جاتے وقت تھا۔ اب سے وہ ریاضتیں جو یار نہ منا سکیں، وہ دھول تھاپ بانسری، وہ ہر دھمال مسترد۔ یہ ایک اور خوابگاہ تھی۔ وقت نے قدم کئی دن اور آگے لے لیے تھے۔ یہاں رات تھی اور مہرزاد پلنگ سے ٹیک لگائے نیم دراز لیپ ٹاپ کھولے یونیورسٹی کے ویب سائٹ پر اپنے ڈپارٹمنٹ کا صفحہ دیکھ رہا تھا۔ اسے اگلے ہفتے وہاں جانا تھا جہاں زینہ کو گئے 2 ہفتے ہو گئے تھے۔ بابا اس کے فیصلے سے خوش تھے، امی فکر مند اور بانو خاموش۔ وہ سب کی خوشی خط سے اور خاموشی بس سن رہا تھا۔ جواب اس کے پاس کسی کا نہیں تھا۔ اس کا تو اپنا دل خدشے اور اندیشے ڈبوتے ہوئے تھا۔ وہ کسی کو تسلی کیا دیتا؟ وہ دل کا ہاتھ تھامے جس راہ پر سفر کرنے کو نکل رہا تھا اس کی حوصلہ شکنی بھائی کے الفاظ کرتے تھے۔ بانو کی خاموشی کرتی تھی اور حوصلہ افزائی وہ کوئی نہیں کرتا تھا۔ وہ پھر بھی اپنی سی کوشش کرنا چاہتا تھا۔ اس نے زینہ کے اسے بتانے پر کہ وہ پہلا سیمسٹر یورپ کے کس شہر کے کس جامعہ میں گزارے گی تب بہت حیرت سے اسے بتایا تھا کہ وہ بھی اتفاقاً اپنی 1 سالہ ڈگری وہیں سے کر رہا ہے۔ زینہ نے بہت خوشی کا اظہار کرتے کہا تھا کہ اجنبی شہر میں کسی اپنے کا ہونا اسے اطمینان دے رکھے گا۔ وہ اگر اجنبی شہروں میں اس کے لیے اپنا بن سکتا تھا تو وہ تیار تھا اجنبی شہروں میں رہنے کے لیے۔ رخصت سفر ہم وقت کندھے پر اٹھائے رکھنے کے لیے۔ یہاں وہ 2 مختلف شہروں میں رہتے تھے، کم ملتے تھے۔ وہ بس اس کے لیے ایک شناسا چہرہ تھا۔ اسے موقع چاہیے تھا جہاں وہ اسے ہر حوالے سے ہٹ کر بطور انسان پرکھیں، بطور دوست دیکھیں۔ یوں شاید پھر کبھی جب وہ اپنا سوال رکھیں تو وہ اسے کسی بھی رائے کے بجائے اس کی ذات کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کریں۔ سوچیں بہت تھیں اور منتشر تھے۔ وہ ویب سائٹ پر کیمپس ایکوموڈیشن کے اس فارم پر توجہ نہیں دے پا رہا تھا۔ مہرزاد بے دلی سے لیپ ٹاپ کی اسکرین گراتے اسے ایک طرف رکھا۔ چند لمحوں بعد اب وہ لیپ ٹاپ دوبارہ کھولے بہت انہماک سے کچھ دیکھ رہا تھا۔ یہ زینہ کے ڈپارٹمنٹ کا ورچوئل ٹور تھا۔ اس نے تصویر میں اسے ہی عمارت کی کسی کمرہ جماعت میں لیکچر سنتے ہوئے اپنی اونچی پونی والا سر ہلاتے دیکھا۔ کتاب عشق میں یہی لکھا ہوا تھا، جا بجا بے حفظ سے خیال یار کے ہر ایک خیال مسترد۔ یہ اس سنگ لاخ صحرائی شہر کے پریس کلب کے سامنے پچھلے 10 سال سے زیادہ سے ماما قدیر کے لگائے اس جبری لاپتہ افراد کے کیمپ کا منظر تھا۔ وہ کیمپ جس کی ٹینٹ کی دیواروں اور زمین غائب ہو جانے والے ان افراد کی تصویر سے مزین تھی۔ تصویریں جن کے نیچے نام کے بعد تاریخ پیدائش اور تاریخی گمشدگی درج تھی۔ ان تصویروں میں ہر عمر کے مردوں کے چہرے تھے، نو عمر جن کی مسیح بھیگتی تھی، ضعیف سفید ریش نوجوان، درمیانی عمر کے مرد۔ اس جگہ سے زیادہ وحشت شاید کہیں اور نہیں تھی۔ یہ اتنے لوگ کسی بہت عام دن اپنی زندگی کے معمول گزارتے اچانک غائب کر دیے گئے تھے۔ ایک لمحہ وہ تھے اور اگلا وہ نہیں تھے، اور ان 2 لمحوں کے درمیان دنیا اور جہنم کا فرق تھا۔ ایک لمحہ وہ زمین پر تھے، اس کے مسائل کا شکار، الجھے اسے ہر حال میں جیتے ہوئے، اور اگلے لمحے وہ لواحقین سمیت جہنم میں دھکیل دیے گئے تھے۔ اللہ کے بندوں کی بنائی جہنم، یہ وہ ریاست تھی جہاں ایڑیاں رگڑنے سے چشمے خون کے پھوٹتے تھے۔ وہ ابھی ایڑیوں سے ہی زیادہ تر تصویریں کیمرے کی آنکھوں میں دیکھ کر کھینچی گئی تھیں، اور کیمپ میں داخل ہونے والے کو یوں لگتا تھا وہ سب گمشدہ لوگ ایک ساتھ اپنی نظریں اس پر ٹکائے ہوئے ہیں۔ وہ سب لوگ جو نہ جانے کہاں تھے، زندہ بھی تھے یا نہیں۔ وہ لوگ جن کا شمار نہ زندگی میں ہوتا تھا نہ مردوں میں، جو زندہ تھے تو جی نہیں رہے تھے، مر گئے تھے تو دفنائے نہیں گئے تھے، اور اگر کسی نامعلوم قبر میں اجتماعی دفن ہوئے بھی تھے تو کسی نے ان کا جنازہ نہیں پڑھایا تھا، انہیں غسل نہیں دیا تھا۔ ان تصاویر سے جھانکتی وہ نظریں روح میں چھید کرتی تھیں۔ آج اس کیمپ میں گزین بھی موجود تھا، اماں بھی، مہارنگ بھی۔ اس کے خاندان نے پچھلے 4 ہفتوں سے یہ کیمپ خالی نہیں چھوڑ رہا تھا۔ جب تک دن غروب ہونے پر اسے سمیٹ نہیں دیا جاتا تھا تب تک ان کے خاندان کے کم از کم 3 افراد ہمہ وقت یہاں موجود ہوتے تھے۔ ایلوم کی تصویر لیے، ان کی ہستی تصویر لیے۔ وہ پہلی بار اس کیمپ میں بابا کے لیے آیا تھا اور آتا رہا تھا جب تک ان کا بے جان مسخ شدہ وجود
उस बयाबान से बरामद नहीं हुआ था। इस बार भी वो बैठे रहेंगे कि उम्मीद था मैं इल्म के मिल जाने तक या फिर उम्मीद के ख़त्म हो जाने तक। ये आखिरी इम्कान उस घराने के हर फर्द के सांस रोके रखता था। उम्मीद थी और काफ़ी थी। बाबा के वक्त ज़राए इब्लाग इतने ज़्यादा नहीं था, उनकी चीखें कहीं पहुंचती ही नहीं थी। आज वक्त मुख्तलिफ था, उस एक मामले में आसान भी और चूँकि वक्त मुख्तलिफ था तो उम्मीद थी नतीजा भी मुख्तलिफ होगा। आज कैंप में हस्ब इख्तिलाफ के कुछ रहनुमा से इजहार यकजहती को आए थे और उनके आने की खबर सुनते उसने बहुत सख्ती से माँ और बहनों को उनके सामने रोने से रोका था। उस अतहाद की क़यादत वही पार्टी कर रही थी जो बाबा की गुमशुदगी के वक्त हुकूमत में थी। उन्हें उनसे कोई हमदर्दी नहीं थी। वो जानते थे वहाँ मौजूद सिर्फ उस लिए थे कि अगर उनकी उम्मीद के तफील में स्ट्रीम मीडिया, जो वैसे तो उन्हें नज़रअंदाज करने का पाबंद था, कुछ मिनट कैमरा का रुख उनकी फरियाद की सिमत कर सकता था तो ठीक था। फिर ये सौदेबाजी थी तो सौदेबाजी सही, सियासत थी तो सियासत सही। हस्बे इख्तिलाफ के वफ्त में आई वो औरत अम्मा को गले लगाए पूरी कोशिश में थी कि उन्हें रुला सकें। आंसू एक अच्छे फ़ोटो और के ज़ामन थे। अम्मा जो एरम की गुमशुदगी के दिन से मुसलसल एक जुमला दोहराती रो रही थी कि जिस दर्द-ए-जा से गुजरकर उन्होंने जिस बेटे को जन्म दिया था, उसकी गुमशुदगी से लेकर अब तक वो उसी तकलीफ़ में मुब्तला है। तब तक वो दर्द चंद घंटों पर मही था और अब बढ़कर लामतना ही हो गया है। आज उनकी आंखें खुश्क थी, सेहराई बंजर। उन्हें उस औरत के साथ लगे रोना नहीं आ रहा था जिसका बाप उनके शोहर की गुमशुदगी और कत्ल के वक्त हुक्मरान था। उस औरत ने उनका रिवायती लिबास ज़ेबतन किया हुआ था, लेकिन उसकी कीमत शायद वहाँ बैठे अफराद की शशमाही आमदनी से ज़्यादा थी। उसके हाथ जिसने उनकी औरतों के आंसू पोंछना चाहती थी वो उतने नरम थे कि मालूम होता था कि मशक्क़त के नाम पर उन्होंने शायद इशारे करके हुक्म ही दिए होंगे। उन हाथों की ज़िंदगी भर की मुशक्क़त उन मज़दूरों की हफ्ते भर की मुशक्क़त से कम थी। वो फ़क़्त मुसर था ये जताने पर कि हुकूमत उनके दर्द से किस कदर लाताल्लुक़ है और वो किस कदर फ़िक्रमंद, और ये कि अगर वो हुकूमत में होते तो यूँ आंखें फेरने न बैठे होते जैसे ये आज की कहानी थी। और उससे पहले हुकूमत में बैठकर उन्होंने मुख्तलिफ रवैया अपनाया था, जैसे वो खुद और वहाँ बैठे लोग नहीं जानते थे कि उस रियासत में इक़्तिदार पार्लिमान से किस कदर परे की कोई शय थी। वहाँ बैठे वो इफ्तदाने गाने खान उन हमदर्द रवैयों के असल से आगाह थे, उन शेरे लफ्ज़ों के खोट से वाकिफ़ थे। सो वो सर्द से बैठे थे, उनसे मिलना उनकी मजबूरी थी। कहो सिनो मगर बड़ी ही एहतियात से, मिठास भी तो जहर है जो एतमाद मुस्तरद। ये जामा का ऊंची छतों वाला कुतुब खाना था जहाँ एक निस्बतन वीरान गोशे में एक मुस्तैल मेज़ के मुखालिफ एतराफ़ में बिछी कुर्सियों पर मेहरबानों और सन्नान मौजूद थे। आज उसका बतौर आरए पहला दिन था। उसकी सीवी अच्छी थी, उसे काम आता था। मेहरबानों ने बस 2 चीज़ें ही देखी थी। मकाले के मुतालिक सन्नान को तफसील आगाह करने के इरादे से लैपटॉप का ढक्कन उठाते उस मुस्कुराती आंखों वाले चेहरे को देखा। उसकी शर्ट ज़रूर बेइंतहा दफ़ा धुलने से कबल किसी खिले हुए रंग की होती होगी। घिसी हुई जीन्स, मजबूत मगर कसरत इस्तेमाल की चुगली खाते जूते और उन सब से मिलती जुलती हालत का क्रॉस बैग उसकी शख्सियत में कुछ कीमती था तो वो थी उसकी मुस्कुराती रोशन आंखें, जैसे बाजार की सबसे ऊंची दुकान के सबसे ऊंचे ताक पर रखी सबसे कीमती चीज़ किसी ने बिना कीमत देखे दिल की ख्वाहिश पे मोल ली हो। और हाँ, उसकी मुस्कुराहट उसकी आंखें जितनी रोशन थी या उसकी आंखें उसकी होठें जितना मुस्कुराती थी, ये फैसला मुश्किल था। वो यूँ मुस्कुराता था जैसे कोई इश्तिहार ढूंढने से कबल मेहरबानों ने सर झटका। उसके ख्यालात की रो किस कदर भटकी थी। आप इतना खुश क्यों हैं? जो हैरत से ज़्यादा खुद पर गुस्सा आया था तो वो तन सा सवाल करते मुकाबिल पर उतारा।
नहीं होना चाहिए, वजह हो तो ज़रूर। उसकी खुशी के बेसबब होने पर जोर दिया। खैर, अगर इंसान इस जहद मुसलसल जैसी ज़िंदगी और हालत में वजह ढूंढने बैठ जाए तो हो लिया खुश। खुशी तो हमारे अंदर होती है, उसे खोजना चाहिए, मिल जाए तो औरों में बांटना चाहिए। उसने अपना आसान सा फ़लसफ़ा आसान ही अल्फाज में बताया। वैसे आज तो मेरे पास वजह भी है, इतनी अच्छी जॉब लगी है, इतनी अच्छी बॉस मिली है, इतनी अच्छी बॉस। मुस्कुराकर भव्य उचकाते उसकी सिमत इशारा करते कि आंखें में झांका। मेहरबानों में इख्तियार ही पेशानी छुई। सबक ये लिया कि इस शख्स से काम के अलावा कोई भी जिक्र उसकी दिमागी सेहत के लिए मज़र साबित हो सकता है। 6 माह के कॉन्ट्रैक्ट पर मोहतरम ऐसे खुश थे जैसे सरकार ने सीधा 22वीं ग्रेड में भर्ती कर लिया हो, वो भी कमीशन का कोई इम्तिहान लिए बगैर। जिस नौयत के और जिन लोगों से वो इंटरव्यू लेना चाह रही थी, उसके लिए सन्नान का बातूनीपन, ज़बान से वाकफियत और जल्द घुल मिल जाना वाला अंदाज मुफीद साबित हो सकता था, पर उसके अलावा वो उसका कितना सब्र आजमाने वाला था उसे वाज़ेह नज़र आ रहा था। वो लैपटॉप की सिमत मुतवज्जा होती मतलूबा फ़ोल्डर खोलने लगी। अब वो उसे बहुत बारीकी से सब समझा रही थी। तहकीक का डिज़ाइन, तरीक़ेकार, उसका काम वो मुकम्मल तौर पर मुतवज्जा था। निगाह के उस उलझाव का पहला दरजा उसने इंतज़ार की सीढ़ी चढ़ते पार किया था। वो ज़रिया माश की फ़िक्र थी, पर फिर निगाह उन याद से पुर आँखों से बन गई। आँखें, चेहरा और फिर वो सिया चादर जैसे शौक़ का सिया आलम मुस्तकिल ओढ़ रखा हो। फिर एक दिन उसने उसे रंगीन ओढ़नी में देखा, गहरी नीली ओढ़नी जिस पर आसमानी रंग के फूल कढ़े थे, और पूरा दिन वो बेवजह खुश रहा। फिर वो हर दिन मुख्तलिफ रंगों की चादर ओढ़कर आती थी। उसकी आंखें इत्मीनान झलकाती थीं, होठ बेहद मध्यम मगर मुस्कुराते थे। एक मंजर की खोगर आंखें उस अर्तका पर खुश थी, मजीद आदी होने लगी थी, और अब वो मंजर कितने कलील फासले से निगाह को मुअस्सिर था, जात से मुखातिब था। वो बहुत संजीदगी भरे तहम्मुल से उसे एक एक नुक्ता समझा रही थी, और वो सुन रहा था। दुनिया को देने के लिए उसके पास जितनी तवज्जो थी, सब जोड़कर तरीक़ाकार के एक नुक्ते पर उसे मामूली सा एतराज़ हुआ। कुछ कहने को लब वाक़िए, पर फिर ये सोचकर चुप रह गया कि बात मुकम्मल होने के बाद कहेगा। जब तक बात मुकम्मल हुई, एतराज़ रफ़ा हो चुका था। वो अपनी बात रखकर अब उसे मुंतज़िर नज़रों से देख रही थी कि कहो, तुम क्या कहना चाहते थे। उसके नफ़ी में सर हिलाने पर सिलसिला कलाम फिर से जोड़ गई। वो जो कसरत गुफ्तगू का आदी था, उसे आज पहले दिन ही लग रहा था कि वो कम गो हो जाएगा। वो बोलती रहेगी तो वो उसे एक लफ्ज़ कहे बिना ज़मानों सुन सकता था। वो शख्स आफताब है, मैं एक चिराग कहज़ अदा, सो उस एक हसीन की बज़म में मेरी मज़ाल मुस्तरद। आज चांद मुकम्मल था। रहबर कॉफ़ी का खाली मग लिए टेरेस के शीशे के दरवाजे से अपने कमरे में आया और अनका को सोफ़े के हत्थे से टेक लगाए लैपटॉप और बहुत सी फाइल्स में मसरूफ़ पाया। उसे कल से काम दोबारा शुरू करना था, और उस सिलसिले में वो सुबह से उसी अंदाज में मसरूफ़ सी बैठी थी। अपनी नाराज़गी का तावान उसने उससे ये लिया था कि वो कम से कम 1 महीना और घर पर रहकर आराम करेगी और ज़ख्म भरने तक काम के मुतालिक कोई बात नहीं करेगी। आज वो 1 महीना ख़त्म हो रहा था और वो कल की तैयारी में मगन सी थी। बमुश्किल रहबर ने उसे टेरेस पर अपने साथ कॉफ़ी पीने पर मनाया था, जिसे वो 15 मिनट में ख़त्म करके वापस अपनी जगह पर आ बैठी थी। रहबर कुछ देर यूं ही अकेले खड़ा चांद को तकता रहा था, फिर वापस कमरे में चला आया। वो इतनी मसरूफ़ थी कि उसका आना महसूस नहीं कर पाई। रहबर कॉफ़ी का मग टेबल पर रखते उसके पीछे आ खड़ा हुआ। टेबल पर रखी एक पेंसिल उठाकर उसे होठों में दबाई, दोनों हाथों से उसके खुले बाल समेटने लगा। उसे अचानक लम्स पर अनका ने चेहरा पीछे गिरा कर अपने पीछे खड़े रहबर को देखा और फिर मुस्कुरा दी। उसका कंधा अब भी उस बात की इजाज़त नहीं देता था कि वो हाथ ऊपर करके बाल बांध सके। एक हाथ से क्लेचर तो लग सकता था, पर बाल नहीं समेटते थे, तो ये काम रहबर किया करता था बिना उसके कहे। उसने उसके बाल समेट कर उन्हें जूड़े की शक्ल देकर उनमें पेंसिल फंसाई। चांद शीशे की खिड़की से उन्हें अब भी देख रहा था।
وہ شخص جو اسے دیکھنے کے بجائے اندر چلا آیا تھا، اسے انسانوں کی اس بے وفائی کی عادت تھی۔ وہ اس کے ساتھ تب ہی وقت گزارتے تھے جب اکیلے ہوتے تھے، یا پھر جب ان کا ساتھی ان کے ساتھ اسے تکنے پر راضی ہوتا تھا، ورنہ ہمیشہ وہ اس پر اسے ہی فوقیت دیتے تھے جس کا چہرہ وہ اس میں ڈھونڈنے کے کوشین کرتے تھے۔ میں معترف ہوں تیرا، مگر اے چاند معذرت کہ ذکر حسن یار میں تیرا مثال مسترد۔ مہران حاضرہ مائی کے گھر کے چھلنگا سی چارپائی پر بیٹھا انہیں ابھی کچھ دیر قبل اپنی طرف سے دی گئی رقم واپس کرنے کی تعویلیں گھڑتے دیکھ رہا تھا۔ صاحب شاہ، مجھے پیسہ نہیں چاہیے، دیت کی رقم لینی ہوتی تو تبھی لے لیتی، میں اکیلی ہوں، مجھے کتنا جینا ہے، انصاف چاہیے تھا اپنی دھی کے لیے، اب بھی انصاف ہی چاہیے، آپ نے تب نہیں دیا، اب مجھے لینے دیں، میں آپ کو کچھ نہیں کہہ رہی، نہ میرے اوقات ہیں اور آپ کے سامنے کچھ بھی کہنے کی عرض کر رہی ہوں، عرض ہی کر سکتی ہوں۔ وہ مہران کی چارپائی کے قریب زمین پر بچھی جگہ سے پھٹی دری پر بیٹھی کہہ رہی تھی۔ مہران کو پہلی مرتبہ کسی کا اپنے قدموں میں بیٹھنا برا لگ رہا تھا۔ یہ دیت کی رقم نہیں ہے، میں نے وہ جگہ چھوڑ دی ہے جہاں بیٹھے میں تم لوگوں کو زندگیوں کے فیصلے کیا کرتا تھا، اسے تم میری طرف سے ہار جانا سمجھ لو۔ تمہیں انصاف ملنے میں جتنی دیر لگی، جتنی مشکلات دیکھنی پڑی، اس سب میں میرا جتنا بھی ہاتھ تھا یہ اس جگہ میں دے رہا ہوں۔ تمہیں انصاف چاہیے، تم انصاف لو، چاہے عدالت کے ذریعے لینا چاہو یا پھر علی چاچا کے پاس چلی جاؤ، وہ میرے جیسے نہیں ہیں، وہ مجھ سے بہت بہتر ہیں، سبھی اس سے بہت بہتر تھے۔ مجھے رقم واپس مت کرو، تم رکھنا چاہو یا کسی اور کو دے دینا چاہو، تمہاری مرضی۔ وہ کہتے ہوئے چارپائی سے اٹھا اور دروازے کی سمت بڑھا۔ دہلیز سے 2 گام قبل وہ بوجھل قدم پل بھر کو رکے۔ اور ہاں، اگر ہو سکے، اگر تمہارا دل مانے تو مجھے معاف کر دینا، بد دعا تو شاید تم دے چکی ہو۔ اس کی متوازن آواز میں ٹوٹے کانچ سی کرچیاں تھیں، وہ کہہ کر رکا نہیں تھا۔ حاضرہ مائی نے حیرت سے اپنے صاحب شاہ کو دیکھا تھا، اسے لگا شاہ مہران کی شکل میں آج اس کے گھر پر کوئی اور آیا تھا اور اس کے گھر سے کوئی اور ہی گیا تھا۔ وہ حاضرہ مائی کے گھر سے نکلا تو آسمان جو کچھ دیر پہلے تک صرف ابر آلود تھا اب ہلکے ہلکے برس رہا تھا۔ چند قطرے اس کے چہرے پر بھی گرے جو اب پیشانی سے ہوتے تھوڑی تک کا سفر کر رہے تھے۔ مہران نے سر اٹھا کر آسمان کی سمت دیکھا، وہ کل یہاں سے جا رہا تھا، کراچی، ایک بہت ہی انجان شہر جہاں اس سے پہلے وہ شاید ایک مرتبہ ہی گیا تھا۔ اسے وہ جگہ پسند نہیں آئی تھی، عدم دلچسپی کے سبب دوبارہ وہ نہیں گیا، اور اب جا رہا تھا وہ ساحلی شہر جو اس کے علاقے سے بہت دور تھا، وہاں وہ کچھ وقت اکیلا رہنا چاہتا تھا، ایسی جگہ جہاں کوئی اس کا نام نہ جانتا ہو، خود کو تلاش کرنا چاہتا تھا۔ وہ خودی جو کبھی اس کی ذات میں پنپنے نہ دی گئی، وہ خودی جو اگر اس کے پاس ہوتی تو آج وہ یہ نہ ہوتا، یہ نہ کرتا۔ اب اس نے نظر کا زاویہ ارد گرد پھیرا۔ حضرہ شاہ مختار، اس گاؤں کا نام اس کے آباؤں میں سے کسی پر رکھا گیا تھا۔ یہ علاقہ، یہاں اس نے اپنی محبت دفنائی تھی، کسی کی محبت دفنانی چاہی تھی۔ اس کی فضاؤں میں اب اسے سانس نہیں آتا تھا، اس کی ہواؤں میں اب اس کا دم گھٹتا تھا۔ وہ تعلق ختم کر کے نہیں جا رہا تھا، ناراض ہو کر بھی نہیں جا رہا تھا، اسے واپس آنا تھا، آتے جاتے رہنا تھا۔ ہاں، وہ بس نادم تھا۔ جھکے سر کے ساتھ اسے اس علاقے میں رہنے کی عادت نہیں تھی۔ وہ سر جھکائے معافی مانگ سکتا تھا، نظریں جھکائے اعتراف جرم کر سکتا تھا، پر یہ سب کرتے زندگی نہیں گزار سکتا تھا۔ نئی شروعات نئی جگہ سے کرنی تھی، یہ طے تھا۔ اور وہ شہر، وہ شاید اس نے اس لیے چنا تھا کیونکہ کسی اور زمانے میں کسی نے اسے کبھی کہا تھا کہ اسے سمندر کی لہروں سے زیادہ دل فریب دنیا میں کچھ نہیں لگتا۔ حساب عمر دیکھ لو کہ پھر پل صراط پر یہ نفس کے اگر مگر، فریب چال مسترد، عرض حال مسترد، ختم شد۔ تو یہ ہو گئی ہے ہماری ناول کمپلیٹ، اور میں جیسا فرسٹ ایپیسوڈ سے کہتی آئی ہوں کہ میں نے اس ٹائپ کی ناول نہیں ریڈ کری تھی آج تک، تو مجھے یہ کافی پسند آئی ہے، کافی ڈفرینٹ ہو گئی تھی میرے لیے اسٹوری۔ میں نے اس ٹائپ کی نہیں ریڈ کری تھی، ہمیشہ کہا ہے میں نے، اور اس میں کوئی ایسا کریکٹر نہیں تھا جس نے سفر نہیں کیا ہے، لیکن سب کی نہیں تو کافی حد تک سب کی ہی ہیپی اینڈنگ ہو گئی ہے، لیکن کچھ رہتے ہیں جن کی نہیں ہوئی ہیں، جس میں سے غزین کے لیے برا لگا ہے، سب سے زیادہ اس کا ہوا ہے نقصان۔
اور زینہ کزین اور مہرزاد کا لو ٹرائنگل دکھایا ہے، جس میں سے زینہ تو کزین کو پسند کرتی ہے، کہیں نہ کہیں اس طریقے سے دکھایا ہے، لیکن کزین کی طرف سے اتنا زیادہ نہیں دکھایا تھا۔ ہاں اٹیچمنٹ دکھائی ہے، تھوڑی بہت دکھایا ہے جھکاؤ، تو یہ ہمارے اوپر ہے، اب رائٹر نے چھوڑ دیا ہے، لیکن کیا ہی، اب وہ واپس تو آنے کا نہیں ہے، تو اب کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ لیکن کافی ریئلٹی دکھائی تھی پوری ناول میں ہی، جو واقعہ میں ہوتا ہے ہمارے ارد گرد، تو میں کافی کنیکٹ ہوئی ہوں اسٹوری سے، تو مجھے تو پسند آئی ہے اسٹوری، کافی اچھی تھا، سب کچھ بہت اچھا لگا مجھے۔ لیکن مجھے PDF جو ملا ہے وہ اس میں ڈائلاگس کافی ادھورے ہیں، باتیں بھی کچھ ادھوری ہیں، تو آپ کو لگا ہوگا اس میں، تو میں نے تو ایسی ریڈ کرنے کی کوشش کی ہے، میں چینج نہیں کرا ہے، تو اس سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ باتیں ادھوری ہیں، کچھ مس ہے یہاں پر، تو شاید مجھے PDF ہی ایسا ملا ہے یا پھر رائٹر نے ایسے ہی لکھا ہے، میں کچھ کہہ نہیں سکتی، لیکن مجھے ادھورے لگے کچھ ڈائلاگس کافی حد تک، تو آپ بتانا ضرور کہ آپ کو بھی لگے ہیں، اور آپ کو کیسی لگی ہے ناول، اپنا ریویو لازمی دینا ہے، اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اچھی اچھی ناولس کے لیے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کسی نئے ناول کے ساتھ۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا، دعاؤں میں یاد رکھنا۔